हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड कर, आप सभी लोगों के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट लेकर आया हूं, सर्वेइंग इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग आज से अपनी सर्वेइंग इंजीनियरिंग की एक जागरूकता और एक जुनून सीरीज, मैंने अपनी सीरीज का नाम रखा है जागरूकता और जुनून सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को सर्वेइंग के सारे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जो मैं अपने प्लस कोर्स में प्रोवाइड करता हूं। वही वाले लेक्चर, वही वाला कंटेंट, वही वाली पूरी की पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए आया हूं। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दैट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। जो भी बच्चा मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहता है, मुझसे सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहता है, उन तत्वों को जानना चाहता है जो सिविल इंजीनियरिंग को पैदा करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के थ्योरी से प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग सिखाने में मदद करते हैं। अगर आप अपने एसएससी जेई की तैयारी मेरी गाइडेंस में करना चाहते हैं तो ये मेरा कोड है, दैट इज एनजी लाइफ, एंड बाय अप्लाइंग दिस कोड यू विल बी ऑटोमेटिकली गिवन 10% डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देर मत कीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी से इस चीज का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे साथ आया है कि अनअकैडमी पे कोर्सेज का कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। तो मैं सभी को एडवाइस करना चाहूंगा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स देन डू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज कोर्स की कॉस्ट बढ़ जाए उससे पहले सस्ते में हो जाए। वही चीज अगर कम कॉस्ट में मिल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग कम ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो अभी मेरी बात आती है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि एक्चुअली में इन लेक्चर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से मेरी बात आती है, ये जो लेक्चर हैं ये सारे के सारे आप लोगों को प्लस वाले लेक्चर यूट्यूब पे दिखा रहा हूं मैं, यानी जो मैंने अपने प्यारे दोस्तों को प्लस में पढ़ाया है वही लेक्चर आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये, इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम जागरूकता प्लस जुनून सीरीज रखा है, ताकि आप में जोश भी भर जाए, आपको नॉलेज भी हो जाए और आने वाले टाइम पे एग्जाम भी निकल जाए। ठीक है, तो अभी मेरी बात आती है यहां पर कि रोजाना आप लोगों का नियरली 2 घंटे का लेक्चर होगा। रोजाना नियरली 2 घंटे का लेक्चर होगा दिन में 2 बजे, यानी दिन में 2 बजे आप लोगों का डेली लेक्चर होगा। ये पहला लेक्चर था इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, बट कल से 2 बजे दिन में डेली लेक्चर होगा। ठीक है, नियरली 2 घंटे का होगा, मतलब 2 घंटे से ज्यादा भी जा सकता है, 2 घंटे से कम होगा थोड़ा सा तो भी चल जाएगा, आसपास 2 घंटे के होगा। इस लेक्चर में इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? इस लेक्चर में लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल, मैं आप लोगों को थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल सभी चीजें कराऊंगा साथ ही साथ। तो आप लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान से चीजों को समझना है, और मेरी एडवाइस आप सभी के साथ यही रहेगी कि भैया साथ ही साथ नोट्स बनाने पे गौर फरमाना। जितने ज्यादा आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने आप से, उतना ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को थ्योरी भी दूंगा पूरी, आपको न्यूमेरिकल भी पूरे कराऊंगा, और आपको नोट्स खुद बनाने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज मेरा पहला सेशन है, बेसिक से शुरू करूंगा। बिल्कुल एक एक चीज को गुजारिश आप लोगों से, रिक्वेस्ट कि हो सके तो शेयर करना, शेयर भी नहीं करो तो कोई बात नहीं, बट इतना जरूर कर देना कि कमेंट में मेंशन कर देना लेक्चर कैसा लगा। और हाँ, किसी चीज की कमी लगती है तो वो भी बता देना, मैं एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूं ताकि सर्वेइंग इंजीनियरिंग आप लोगों की आईईएस लेवल तक की हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर सर्वेइंग का मतलब क्या होता है। हम किसी भी चीज का सर्वे करते हैं। भाई आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सर्वे होते हैं, प्राइवेट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी की तरफ से सर्वे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हुआ पॉपुलेशन सर्वे। का पॉपुलेशन सर्वे का मतलब है कि यू आर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर कंट्री।
मैंने कहा कोका कोला की कंपनी की तरफ से एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वे हुआ कि हाउ मेनी पीपल्स लाइक कोका कोला, हाउ मेनी पीपल्स लाइक पेप्सी, हाउ मेनी पीपल्स लाइक थम्स अप, हाउ मेनी पीपल लाइक स्प्राइट। तो वो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया गया है एक कंपनी को देने के लिए। क्यों? वो कंपनी उस पर्टिकुलर चीज पर एक काम करेगी। तो एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को भी समझ में आ चुका है कि आप लोग यहाँ पर लोगों की पसंद का नहीं सर्वे करोगे, लोगों के बच्चों के नहीं सर्वे करोगे, लोगों के बच्चे कितने हो रहे हैं उसका भी नहीं सर्वे करोगे। तुम एक सिविल इंजीनियर हो, यू नीड टू डू द सर्वे ऑफ द पर्टिकुलर लैंड। क्यों? क्योंकि भाई एक सिविल इंजीनियर का कर्तव्य होता है कि एक किसी भी एक बंजर जमीन को किस तरह से एक आलीशान सुंदरता में कन्वर्ट करना। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें उस टोटल जमीन का पूरा डिटेल कैलकुलेट करना है। सो आई एम सेइंग दैट सर्वेइंग मीन्स टू कलेक्ट ऑल द डिटेल, टू कलेक्ट ऑल डिटेल related to the particular project. Surveying means to collect all detail related to particular project. किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कोई ना कोई डिटेल को कलेक्ट करना है। गॉट इट? अभी मेरी बात को समझते हैं कि हम लोग एज अ सिविल इंजीनियर, अगर हम एक सिविल इंजीनियर हैं तो हम लोगों को सर्वेइंग से क्या क्या समझ में आता है। What we need to calculate, what we need to collect, we need to find out the details like हमारे पास क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का क्या क्या डिटेल हम लोगों को चाहिए होता है। वी नीड टू फाइंड आउट द डिटेल्स लाइक, मैंने कहा उस जमीन के टुकड़े का एलिवेशन आपको चाहिए होगा, कितनी ऊंचाई पर आ रहा है समुद्र तल से। मैंने कहा उस जमीन पर टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब टोपोग्राफी क्या होता है, मेरी बात को समझना। डू यू नो व्हाट इज द ग्राफ? एवरीबडी नोज व्हाट इज द ग्राफ। यस, किसी भी चीज को प्लॉट करना पेपर पर, दैट इज नोन टू बी एज द ग्राफ। व्हाट इट? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना। ओके, नाम में सजेस्ट कर रहे हैं टॉपोग्राफी। रूह अफ़ज़ा, रूह पे ए शरबत, ए समझ में आता है, उर्दू लैंग्वेज में लगता है। शान शौकत, शान और शौकत। टॉपोग्राफी यानी टॉप से देखकर उसका ग्राफ प्लॉट करना। अच्छा, टॉप उसमें रेलवे लाइन जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अरे बफर कैसे हो रहा है भाई? अभी ठीक है, अभी ठीक है, हो जाता है नेट प्रॉब्लम। रिफ्रेश कर लीजिएगा। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें आप लोगों की लाई कर रही है, दैट इज नोन टू बी एज द टॉपोग्राफी। समझ आया? शब्दों का महत्व होता है सब कुछ। आगे की बात मैं करना चाहूं प्यारे दोस्तों, उधर का आप लोगों ने टोटल एलिवेशन कर लिया, उधर का आप लोगों ने टोटल टॉपोग्राफी कर लिया, उधर का आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से एंगल निकाल लिया, उधर आप लोगों ने टोटल कितने आपके स्टेशन आ रहे हैं वो एलोकेट कर लिए, एक्सेट्रा। यानी आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया का हर तरह का डिटेल कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज नोन टू बी एज द सर्वेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। समझ में आ चुका? अभी मेरी बात को समझना यहाँ से कि आप लोग जब सर्वे की बात करते हो तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो उस चीज को, तो मेरी बात को क्लियर करना। पहला आपके पास यहाँ पर आता है प्यारे दोस्त, पहला आपके पास आता है यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द लैंड सर्वे। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज द जियोडेटिक सर्वे। तीसरा आपके पास यहाँ पर आता है प्लेन सर्वे। चौथा आपके पास आता है यहाँ पर टोटल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बहुत सारी तरीके के सर्वे हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी। पांचवा आप लोगों को यहाँ पर मिलता है मिलिट्री सर्वे। छठा आप लोगों को यहाँ पर मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन टॉपोग्राफिकल सर्वे। और उसके बाद सातवां आप लोगों को मिलता है ये कॉमन सर्वे है, जो आप लोगों को थोड़े नाम पता होने चाहिए ताकि कोई आपसे पूछ ले तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो सातवां आप लोगों को मिलता है कैडेस्ट्रल सर्वे। आठवां आप लोगों को यहाँ पर मिलता है प्यारे दोस्तों हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। उसके बाद कौन से आप लोगों को फोटोग्रामेट्रिकल सर्वे भी मिलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। उसके बाद नौवां आप लोगों को मिलता है फोटोग्रामेट्रिकल सर्वे, फोटोग्रामेट्रिकल
सर्वे। अभी बाकी के लिए मैं एटसेट्रा लिख रहा हूं। तो ये कॉमन ऐसे सर्वे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, यूं तो बहुत सारे होते हैं। माइंड सर्वे होता है हमारा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे अलग आता है, एस्ट्रोनॉमिकल अलग आता है, तो यूं तो बहुत सारे। ठीक है, अभी मेरी बात को समझना यहाँ पर कि मैं आप लोगों को सारे नहीं पढ़ाने वाला। मैं आप लोगों को कुछ कुछ जो आपके प्रोजेक्ट से, जो आपकी थ्योरी से, जो आपके कंसेप्ट से रिलेटेड है, we will be going to discuss all that surveys। ठीक है, बेसिक सी बात, सबसे पहले आता है आप लोगों का लैंड सर्वे। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लैंड सर्वे। हमारे लैंड की सारी डिटेल को कैलकुलेट करना, भैया कितने पॉइंट्स हमें एलोकेट करने हैं, उन पॉइंट्स का एलिवेशन क्या है, उन पॉइंट्स का एंगल क्या है, उन पॉइंट्स का टॉपोग्राफिकल सर्वे क्या है, ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सारी की सारी लैंड से रिलेटेड जो भी सर्वे करा, उसका बाउंड्री कितना बड़ा है, उसका एरिया कितना है, ये सारा लैंड सर्वे में आता है। ठीक है, ये जो प्लेन और जियोडेटिक सर्वे है, ये एक्चुअली में मेरे लैंड सर्वे के ही दो पार्ट आ जाती है। मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ, 2 मिनट का सफर करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है जैसे अर्थ से बाहर की चीजें, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का सर्वे करना, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, इनकी मूवमेंट को जांचना, मंगलयान भेजना, ये सारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आता है। टॉपोग्राफिकल मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, भैया जितनी भी वाटर बॉडीज है, हाइड्रो का मतलब सबको पता है, जितनी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज का सर्वे करना। जैसे बाढ़ आ जाती है तो वो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में आता है, कितना पानी राइज हो रहा है, कितना पानी लो जा रहा है, कितना हमें कैसे बचाव करना है, दैट इज टोटल एज द हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। फोटोग्रामेट्रिकल क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा ड्रोन की मदद से बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं। जो ड्रोन की मदद से करते हैं वो क्या कर रहे हैं कि एरोप्लेन या फिर ड्रोन की मदद से फोटो खींचते हैं, उस फोटो को खींचने के बाद उसके बिहाफ पर सर्वे करते हैं, उसके बिहाफ पर कैलकुलेशन करी जाती है। we will be going to teach photographical survey also। तो अभी ये चीज क्लियर है, एरियल सर्वे उसी में आ जाता है। अभी बात आती है यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी एक रेलवे लाइन है, या फिर मैंने कहा एक आपके पास रोड लाइन है जो कि बहुत लंबी रोड नेटवर्क चल रहा है, तो वो रेलवे लाइन या रोड लाइन या कुछ इसी तरह का जॉगिंग ट्रैक है, उस पर्टिकुलर जो कि लाइन से रिलेटेड चीज आती है, शब्द पर गौर देना, जो कि लाइन से रिलेटेड चीज आती है उसका सर्वे करना। तो आई एम सेइंग दैट सर्वे ऑफ द लाइन डिनोट्स द कैडेस्ट्रल सर्वे। और चलो एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं कुछ अलग से, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की थोड़ी सी बात करते हैं तो आप लोगों को चीजें क्लियर रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक्स ऑफ सर्वे क्या होता है, यानी हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, यानी लाइन को कैसे मेजर करते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चेन सर्वे, अलग से ही एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चौथा लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंपास सर्वे। फिर आप लोग अपना सिलेबस भी बता देना कि इसमें है कि नहीं। ठीक है, अभी करता हूँ प्रवीण महापात्रा, 2 मिनट का सबर करेंगे। पांचवा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रावर्स सर्वे। छठा मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं थियोडोलाइट सर्वे। सातवां हम लोग, आठवां क्या पढ़ने वाले हैं, लेवलिंग। नौवां क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, कर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 10th चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थवर्क कैलकुलेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ 11th की, दैट इज नोन टू बी एज द प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। एंड उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर हम लोग कंटूर्स के बारे में भी डिटेल क्लियर करेंगे यहाँ से। अगर मैं अपने अगले टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, दैट इज द फोटोग्रामेट्री। तो अभी आप लोगों का कुछ अगर छूटा हो तो मुझे बताएंगे जल्दी से। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है, टोटल स्टेशन कोर्स में नहीं है, so we will not be going to teach you total station, कोर्स में नहीं है। टोटल स्टेशन में पढ़ा भी नहीं सकता, दैट इज टोटली द प्रैक्टिकल फिनोमिना, मैं नहीं पढ़ा सकता किसी भी हालत में। वो तो टोटल स्टेशन ऑपरेट करना आता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं करा ही नहीं सकता आपको, कॉलेज में आपने करा होगा। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम आ गया, अर्थवर्क कैलकुलेशन में आ गया। यार संजय कुमार आप देख के मुझे बताएंगे ना,
रिमोट सेंसिंग कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, जीआईएस टेक्नोलॉजी नहीं है कोर्स में, वो नहीं पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कोर्स में नहीं है, यही तो मैं आपको कह रहा था। रिमोट सेंसिंग तो आईईएस में भी नहीं है, खत्म करो। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के 1-2 क्वेश्चन आईईएस में आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था 100% नहीं होगा। रेसिप्रोकल लेवलिंग में कवर अप हो जाएगा, वो रेडलिंग में कवर अप हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग अब कवर अप करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास टॉपिक आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग सर्वे करते हैं। तो सर्वे हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्वे कैसे कैसे करे जाते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखिए, सर्वेइंग जो हम करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो हाँ, मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट जो है वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, वो इंडेक्स में नहीं लिखूंगा, वो मैं अलग से एक सेशन में आपको पढ़ा दूंगा। जगमीत सिंह वो लास्ट में पढ़ा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का मतलब होता है कि हाउ डू वी डू द सर्वे, मतलब हम किस प्रिंसिपल पर सर्वे को बेच सकते हैं, मतलब आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरी बात को क्लियर करेंगे यहाँ से प्यारे दोस्तों। पहला प्रिंसिपल मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द होल टू पार्ट। होल टू पार्ट यानी आपके पास कोई बहुत बड़ा फील्ड है, इस बहुत बड़े फील्ड को आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर ये आपके पास कोई बिग फील्ड है और इस बिग फील्ड का अगर आप लोग सर्वे करने जा रहे हैं तो हर बड़े काम में बड़ा एरर आने के चांस होते हैं। इट मींस इट विल कॉज बिग एरर। जाहिर सी बात है कि इस पूरे के पूरे फील्ड का अगर मैं सर्वे करता हूं एक ही बार के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ज्यादा एरर आने के चांस होते हैं। लेकिन मैं क्या जानता हूं, अगर मैं इस बड़े के बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर करता हूं तो मैं जानता हूं कि अगर मैं इस बड़े हिस्सों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता हूं तो मुझे पता है कि मेरा काम जो है वो इजी हो जाएगा, प्लस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड वे? सर, मैंने कहा कि आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को आपने क्या करा कि आपने इसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ा। जैसे कि मैंने कहा, यू आर जस्ट ब्रेकिंग इट इनटू द वेरियस पार्ट्स लाइक दिस। आपने इसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ लिया और तोड़ने के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके आपने अलग अलग टीम सेटअप करी। और अलग अलग टीम जब आप लोगों ने इसकी सेटअप करी तो आपको पता है 10 टीम्स विल बी गोइंग टू डू दिस वर्क। 10 टीम इस काम को करेगी। और अभी छोटा प्रोजेक्ट है तो मैंने कहा ईच प्रोजेक्ट इंक्लूड लेस एरर। हर प्रोजेक्ट के अंदर एरर भी कम आएगा। और बाद में मैं क्या करता हूं, इन हर प्रोजेक्ट को, ईच प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी उस छोटे छोटे से सर्वे करे हुए पार्ट को लास्ट में जोड़ देते हैं। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पर कि आप लोगों का टोटल होल टू पार्ट का मतलब होता है कि आप लोगों का लास्ट में सभी को आपस में जोड़ा, जिसके कारण आपका एरर कम हुआ और आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के चांस बनते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, इसका एडवांटेज मेजर क्या बन सकता है। मैं इसके एडवांटेज की अगर बात करना चाहूं तो पहला ही एडवांटेज मेरे पास आता है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम चलता है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर आप लोग समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वर्क होता है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एरर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, 2 एडवांटेज आप लोगों को समझनी है। आगे की तरफ मैं बात करना चाहूं यहाँ से, दूसरा प्रिंसिपल मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से, मेरी बात को समझना, हम ये क्यों करते हैं भाई, आपको पता है यहाँ पर कि आपके पास एक फील्ड है और इस फील्ड में ये एक पॉइंट है जिसका आपको सर्वे करना है। ये पॉइंट है जिसको मेरे को सर्वे करना है। तो मैं क्या जानता हूँ सर्वे का मतलब, सर्वे का मतलब जानता हूँ कि इस पॉइंट का एलिवेशन निकालना, इस पॉइंट का टोटल किसी ना किसी से एंगल पता करना। मैंने कहा 2 एग्जांपल देता हूँ। एलिवेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, किसी ना किसी पॉइंट से इसकी कितनी हाइट है। मेरी बात को समझना। सपोज मैंने कहा
साथ ही में आपके पास एक हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल जो है, इस हॉस्पिटल को आप बना चुके हो एंड यू नीड टू डू समथिंग ग्रेट ऑन दैट फील्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस हॉस्पिटल से आप इस पॉइंट का एक पर्टिकुलर हाइट कैलकुलेट करोगे कि ये भाई हॉस्पिटल का लेवल इतना था और हॉस्पिटल से ये पॉइंट कितनी हाइट पर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस आपने कैसे कैलकुलेट करा? ये डिफरेंस आप लोगों ने किसी ना किसी हाइट से कैलकुलेट किया है, किसी ना किसी पॉइंट से कैलकुलेट करा है। तो मैंने कहा यू आर जस्ट फाइंडिंग द एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट का सर्वे करना चाहते हैं, उसको अच्छे से लोकेट करने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और वो रेफरेंस पॉइंट आपको ढंग से उस पॉइंट का सर्वे करने देगा। तो ये दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट और दूसरा होल टू पार्ट। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है, टू प्रिंसिपल्स को सीक्वेंस वाइज लगाओ, टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इन सीक्वेंस मैनर, इन सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या आता है यहाँ पर कि सबसे पहले कौन सा माना जाता है और दूसरे पर कौन सा माना जाता है। कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पर। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, आपको पता है यार, आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है, आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत बड़ी फील्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों की टोटल सर्वे करना है उस फील्ड का। आप लोग क्या करोगे, पॉइंट लोकेट पहले करोगे या डिवाइड करोगे? आप जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई पॉइंट लोकेट पहले करोगे या फिर होल टू पार्ट करोगे? यार जाहिर सी बात है, पहले आप अपनी फील्ड को डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद वो टीम आपकी उस फील्ड पर काम करना स्टार्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले आप अपनी फील्ड को डिवाइड करोगे, यानी होल टू पार्ट करोगे। ये क्वेश्चन टीसीएस पूछ सकता है। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों का सीक्वेंशियल मैनर कैसा बनने वाला है, पहले आएगा होल टू पार्ट और दूसरा आता है लोकेशन। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा आता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ये चीज प्लीज आप लोग याद रखने वाले हैं, जरूरी है, पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात को जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि ये जो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट होती है, ये जनरली आप 4 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से 4 तरीके होते हैं, क्लियर करेंगे। आप लोगों को अगर पता है तो यू कैन टेल मी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। प्लीज मुझे बताएंगे वो 4 तरीके कौन से हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला आता है प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज योर पॉइंट एंड यू नीड टू लोकेट इट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, दैट इज बी। तो मैंने कहा यार आप लोग इसको एक लेंथ वाइज भी कर सकते हैं कि बी की लेंथ से ये पॉइंट कितना दूर है। तो आप लेंथ मेजर करके आप लोग इसका पॉइंट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है, this can be done with, this can be done by 4 ways, this can be done by 4 ways। तो मैंने कहा आप लोग मेरी बात को समझकर चलना, कोई रटने वाली बात नहीं है, बेसिक सी चीज है। सबसे पहले तो आप ये लगा सकते हो कि एक पॉइंट से कितनी दूरी पर दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है मेरी फील्ड में। तो मेरी फील्ड में जो पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो वो आसानी से एक डिस्टेंस मेजरमेंट से निकाल सकते हो, यानी उसको मैं लोकेट कर सकता हूँ पहला पॉइंट चेन सर्वे की मदद से। दूसरा मेरे पास आता है, मैंने कहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि दिस इज पॉइंट ए जो आपकी फील्ड पर है, दिस इज पॉइंट बी जो आपको पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना एंगल आ रहा है, तो आप एंगल मेजर करके भी फाइंड कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका कंपास सर्वे। गॉट इट? तो कंपास क्या काम करता है, एंगल मेजर करने का काम करता है। तीसरा आप लोग क्या कर सकते हो, तीसरा आता है कि लेंथ और एंगल, लेंथ भी मेजर कर सकते हो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, कि आपको पता है लेंथ तो मेजर कर दी लेकिन किस एंगल पर है वो नहीं पता। तो मैंने कहा कि लेंथ और एंगल दोनों चीजें जब मेजर करी जाएंगी तो उसको हम कहते हैं ट्रावर्स सर्वे, यानी हम अपनी लोकेशन ट्रावर्स सर्वे की मदद से भी लोकेट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द ऑफसेट मेथड, इसको याद रखिए। फोर्थ वन आपके पास आता है ऑफसेट मेथड। अभी ऑफसेट क्या होता है इसको समझना, एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, आपको बी से पॉइंट को लोकेट करना है। व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो मैंने कहा
ए से बी तक का एक छोटा सा, शब्दों पर गौर फरमाइएगा, छोटा, छोटा इतना छोटा भी नहीं कि बहुत ही छोटा, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि दैट लेंथ शुड बी लेस देन 30 मीटर। ये जनरली 30 मीटर से कम होनी चाहिए ये लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, जनरली हम लोग ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वे में रखते हैं, इसको बोला जाता है ऑफसेट मेथड। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी फील्ड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं और आपने मेजर करते करते आपका एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आपने उसका काम खत्म कर दिया और उस पॉइंट के ठीक थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोग इस लाइन के अलोंग अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ आ रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपने खत्म करा था। तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट डे आके अपना काम शुरू करना चाहोगे। तो नेक्स्ट डे जब आप आते हो और अपना काम शुरू करते हो, तो पहले दिन आप क्या करते हो, इस पॉइंट का इस पेड़ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हो, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता। उस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है ऑफसेट। और ये जो मेथड है एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने का विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट, इसको बोला जाता है ऑफसेट मेथड। अगर समझ आया हो तो जल्दी थम्स अप करके बताइए। ऑफसेट मेथड अगर समझ आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे, जरूरी था आप लोगों के लिए ये समझना। क्लियर है? अब मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल ये जो ऑफसेट होता है, दिस ऑफसेट कैन बी सेट अप बाय द फोर मेथड। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑफसेट का मतलब समझ में आ चुका है आप लोगों को। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट इज डिफाइंड एज द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट फिक्स होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट टू पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ द फील्ड। ये जरूरी है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। एक एक चीज को आप साथ के साथ लिखते रहेंगे तो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि किस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ठीक है, चलो अभी मेरी बात को समझना। ये ऑफसेट जो है ये आपके चार तरह के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ द फोर टाइप्स, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चार ऑफसेट होते हैं आप लोगों के? पहला ऑफसेट आपके पास आता है प्यारे दोस्तों, लेटरल ऑफसेट। लेटरल ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट से उस रेफरेंस पॉइंट का जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। यानी ए और बीच का एंगल कितना है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दैट इज ए एंड बी। उसके बाद मेरे पास आता है ऑब्लिक ऑफसेट। What is the oblique offset? कि angle is not equal to 90 degree. It can be greater than 90, it can be lesser than 90. 90 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तीसरा मेरे पास आता है शॉर्ट ऑफसेट। शॉर्ट ऑफसेट का मतलब यहाँ पर होता है कि लेंथ ऑफ द ऑफसेट जो है वो आप लोगों की 15 मीटर से कम या उसके बराबर रहने वाली है। मैंने कहा लेंथ ऑफ द ऑफसेट जो है वो 15 मीटर से कम या उसके बराबर रहेगी तो आप लोग कहोगे दैट इज द शॉर्ट ऑफसेट। और इसके बाद एक और आता है दैट इज नोन टू बी एज द लॉन्ग ऑफसेट। इसके बाद एक और आता है जिसको आप लोग कहते हो लॉन्ग ऑफसेट। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जिसकी लेंथ 15 मीटर से ज्यादा होगी उसको बोला जाता है लॉन्ग ऑफसेट। बहुत जरूरी है, आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, चल आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि आप जब सर्वेइंग करते हैं, सर इसका रिटर्न पीडीएफ मिलेगा क्योंकि मेरे आफ्टर द नोट करूंगा। हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, निशांत मैक्सिमम समझा नहीं मैं, लिख लो मैक्सिमम लेंथ कितनी, लिख लो ये बात। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है आपको, मैक्सिमम लेंथ जनरली कितनी रखते हैं हम लोग? 30 to 45 मीटर तक रखते हैं। जनरली कितनी रखी जाती है ये भी लिख लो आप लोग, जरूरी है। जनरली कितनी रखी जाती है? जनरली आप लोग इसको 30 मीटर तक लेकर चलते। गॉट इट? चल अभी मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि इफ यू वांट टू डू द सर्वे देन देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैज टू बी मेजर्ड। तो एक इंपॉर्टेंट छोटा सा डाटा है, प्लीज इसको आप लोग लिख लो, आपके काम आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारा अगला जो टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज वेरियस मेजरमेंट इन सर्वे। हम लोग सर्वेइंग में क्या क्या मेजरमेंट करते हैं
तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट एंड सर्वेइंग कौन कौन सी रहती है अलग अलग। पहले तो आपको पता है प्यारे दोस्तों कि आप लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हो। पहले तो आपको पता है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हो, और ये किस किस की मदद से हो सकता है वो एक्चुअली मुझे लिखवाना था, इसलिए लिख लो ये चीज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस किस की मदद से आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो आता है टेप की मदद से, चेन की मदद से, उसके बाद टैक्योमीटर की मदद से भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने मेजर कर लिया, इसके बाद आप लोग क्या मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल के बाद? वर्टिकल डिस्टेंस। तो सेकंड मैंने कहा कि आप लोग वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर करते हो। यहाँ से कैसे करते हैं देख लो। वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया जाता है प्यारे दोस्तों? आप लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, लेवलिंग का प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। जनरली डायरेक्ट लेवलिंग यूज करते हैं हम लोग। टैक्योमीटर की मदद से भी आप लोग अपना वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, आगे लिख लो एटसेट्रा। तीसरा आप लोग मेजर करते हो हॉरिजॉन्टल एंगल। मेजरमेंट में ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एंगल आप लोग कैसे मेजर करते हैं वो भी बहुत जरूरी आता है। सबसे पहले आता है मेरे पास मैग्नेटिक कंपास। हाँ आएगा, लिख रहा हूँ, एक मिनट। मैग्नेटिक कंपास, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों थियोडोलाइट, इससे भी आप लोग अपना मेजर करते हैं। उसके बाद आप टोटल स्टेशन की मदद से भी मेजर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आप लोगों को याद रखने कॉमन नहीं है, उसको बोला जाता है सेक्सटेंट। तो हम चार चीजों की मदद से जनरली मेजर करते हैं, बाकी और भी चीजें जो हमारे काम की नहीं है। चौथा पॉइंट आप लोगों का आता है वर्टिकल एंगल आप लोग कैसे मेजर करते हैं। जल्दी से, वर्टिकल एंगल आप लोग कैसे मेजर करते हैं मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहला तो आपके पास आता है थियोडोलाइट। सबसे पहले तो आपके पास आता है थियोडोलाइट, उसके बाद आपके पास आता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या करता है? स्लोप मेजर करने के काम आता है। लिख लो ब्रैकेट में स्लोप। कैसे मैं अभी बताऊंगा, कैसे मैं बताऊंगा, सब समझ आ जाएगा। क्लिनोमीटर आ गया, थियोडोलाइट आ गया, सेक्सटेंट की मदद से भी आप लोग मेजर करते हो, और आगे आता है एटसेट्रा। क्लियर है? चलिए अगला मेरा टॉपिक आता है सर्वेइंग को स्टार्ट करने से पहले। अभी मैंने सर्वेइंग स्टार्ट नहीं करी, अभी तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। सर्वेइंग आऊंगा जब मैं आप लोगों की चेन मेजरमेंट स्टार्ट कर दूंगा, तो सर्वेइंग जब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट बेसिक टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द स्केल। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी एलैबोरेशन देता हूँ। आप सभी ने मैप देखे होंगे, आपको पता है पूरी की पूरी पृथ्वी को आप लोग एक मैप पे प्लॉट कर देते हैं। हाँ, पूरी की पूरी पृथ्वी को आप लोग एक छोटे से पेपर पर प्लॉट कर देते हैं। कैसे? अरे पृथ्वी पता है कितनी बड़ी है, पृथ्वी पता है कितनी बड़ी है। तो आप लोग क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को एक छोटे से पेपर पर प्लॉट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास आपका सफलतापूर्वक आगे चलता है, ठीक है। और पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, उसको छोटे से पॉइंट पर छोटी सी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या मैं आपको बताता हूँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने फोटोग्राफ देखी है, फोटोग्राफ नहीं, मैप का एग्जांपल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा अगर आप लोग मैप की बात करते हैं तो मैप में क्या होता है कि लार्ज प्लॉट जो होता है आप लोगों का, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग, लार्ज प्लॉट इज रिप्रेजेंटिंग ऑन द स्मॉल मैप। मेरी बात तो समझ रहे होंगे आप लोग, ऑन स्मॉल पेपर। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैप का मतलब है कि आप लोग एक बड़ी चीज को स्मॉल पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने कहा अगर आपके पास एक ड्राइंग शीट है, अगर आपके पास एक ड्राइंग शीट है और आप क्या कर रहे हैं, आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, आपके पास ग्राउंड पर एक डिस्टेंस है। मैंने कहा ग्राउंड पर एक आपके पास डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है वो है आपका AB। लेकिन आप इस AB डिस्टेंस को अपने इस ड्राइंग शीट पर प्लॉट करना चाहते हैं, और आप लोग उसको प्लॉट कर रहे हैं कैसे, A', B'। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस ग्राउंड के डिस्टेंस का जो मतलब ग्राउंड का जो डिस्टेंस है दैट इज नियरली अबाउट 10 मीटर, और जो आप लोग अपनी ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर रहे हैं दैट इज नियरली अबाउट 1 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या कहा है, यहाँ से मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है बताना, थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ।
अभी मेरी बात को समझना यहाँ से प्यारे दोस्तों, कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं कि आप लोगों ने कहा 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आप लोग 1 सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? तो मैंने कहा कि आप लोग 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर की लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, दैट इज द स्केल। That is the scale. So what do you mean by the scale? Scale is used to enlarge or small. Enlarge or small क्या बोलते हैं उसको? Enlarge और contract कह लूं क्या? क्या कहूंगा उसको? या तो बड़ा करके दिखाता है या छोटा करके दिखाता है। बताना इंग्लिश वर्ड यार समझ नहीं आ रहा। स्केल किस लिए काम आता है? कॉन्ट्रैक्शन कह लो। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहूंगा। Scale is used to represent the ground point. Scale is used to represent the ground distance on paper. Ground distance on paper at particular limit intervals. ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्केल क्या होता है? तो पीछे वाली फिगर को अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर की लाइन में 10 मीटर को रिप्रेजेंट करा है। तो आप लोग क्या लिख रहे हैं? इसका स्केल क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब क्या है? ये 1 सेंटीमीटर होता है ऑन पेपर और आप लोग ये रखते हो ऑन ग्राउंड। एक छोटी सी टर्म आती है यहाँ पर, जिस टर्म को हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको भी समझकर चलेंगे, साथ के साथ कोई बड़ी बात नहीं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की मैं बात करना चाहूँ, that is denoted the scale, nothing else, it denotes the scale. representative fraction बताता क्या है? ये मेरे को मेरे स्केल के बारे में ही बताता है। बट क्या होता है, हम लोग इंजीनियर हैं और इंजीनियर 2 घंटे का होगा, और इंजीनियर का काम क्या होता है? हर चीज को मैथमेटिकल इक्वेशन की टर्म्स में देना। हाँ, हर चीज को मैथमेटिकल की टर्म्स में देना, दैट इज द वर्क ऑफ द इंजीनियर। हम हर चीज का प्रूफ दे देते हैं। तो भैया हम स्केल को लिखते हैं, लेकिन अगर हम स्केल को लिखते हैं तो वो एक जनरल भाषा हो जाती है। हम टेक्निकल भाषा में जब स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी आर यूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टर्म। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? दैट इज RF इज इक्वल टू स्केल डिस्टेंस अपॉन में मैप डिस्टेंस, स्केल डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस, या फिर ऐसा स्केल नहीं, इसको लिखो मैप डिस्टेंस। मैंने कहा दैट इज द मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। अभी समझते हैं। आई एम सेइंग दैट पिछले वाला स्केल आपको क्या बता रहा था? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसकी कितनी हुई? मैंने कहा 1 सेंटीमीटर। अभी आपको पता है डिवाइड करने में यूनिट हमेशा सेम होती है। मैं ये चीज लिखवा नहीं रहा आपको, क्योंकि यार बेसिक टर्म है, इसका क्या लिखवाना भाई। जब भी किसी चीज को डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली उनकी यूनिट सेम रहेगी, ये कॉमन सी बात है। तो मैंने कहा ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 1000 सेंटीमीटर। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना हो गया? 1:1000 का। तो ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बना। अभी सुनना, एक छोटा सा नोट करके लिखो, फिर एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को काम की है, और फिर मैं इसका मैप और प्लान का पॉइंट बता दूंगा, वो भी ठीक है। तो मैंने कहा नोट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। बस इतना ही लिखवाना चाहता हूँ। लास्ट में मैं लिखूंगा ग्रेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, नाउ ग्रेटर इज द स्केल। जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा उतना बड़ा स्केल होगा। समझना, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन है, रटना नहीं है, तुक्का नहीं मारना, लॉजिक समझना तो चीजें क्लियर है। ग्रेटर इज स्केल। और बहुत बच्चों को ना, सही बताऊं, ये रट के चले जाते हैं, क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आते हैं तो फंस जाते हैं, लॉजिक नहीं समझ आता ना, वो चीज समझना। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 5 मीटर। दूसरी चीज में मैंने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 1000 मीटर। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दोनों की निकालता हूं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या होगी? 1/500। When I will be going to solve it, कितना आएगा जल्दी बताएंगे। और इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होगा? RF2, that is 1/1000 into 100, यानी 10 लाख के आसपास आ गया। हाँ, 1 लाख। तो अभी इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा वो भी आप लोग बताएंगे। तो आपको एक चीज तो पता है यहाँ से
you can very well say that the representative fraction of the 1 is greater than that of representative fraction of the 2, and according to my statement you can easily say that scale of 1 is greater than 2. Scale of 1 is greater than 2. आप लोग आंख बंद करके ये बात बोल सकते हो, यस ना? लेकिन लॉजिक समझते हैं क्या होता है। मेरी बात को क्लियर करना दोस्तों कि आप लोग जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो इसका लॉजिक क्या बनता है कि यार जमीन पे जब आपने 5 मीटर डिनोट करा, इन दोनों का ही लॉजिक समझाना चाहूंगा और ये दोनों ही आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं और मैंने कहा यू नीड टू प्लॉट टोटल व्हाट, यू नीड टू प्लॉट 2000 मीटर, यू नीड टू प्लॉट 2000 मीटर ऑन ग्राउंड। मतलब आपके पास 2000 मीटर का एक डिस्टेंस और उसको आपको प्लॉट करना है, बस मैप। तो पता है क्या करना पड़ेगा इस वाले का? अगर आप मैप बनाते हो, मैंने कहा अगर आप मैप 1 को बनाते हो तो टोटल आपको कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? मैंने कहा 400 सेंटीमीटर की लाइन मैप पर जाएगी, कोई डाउट ही नहीं। अगर आप मैप 2 बनाते हो तो आपको पता है 2000 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर की लाइन जाएगी। मेरी बात को समझना बहुत जरूरी है। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैप बड़ा है जल्दी बताना, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैप बड़ा है जल्दी बताना मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सबको 1 आ रहा है। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ आ चुकी है कि जब मैप 1 बड़ा है तो ऑब्वियसली जिसकी लाइन बड़ी है उसका स्केल भी बड़ा है यार, जिसकी लाइन बड़ी है उसका स्केल भी बड़ा है। तो दिस इज द रीजन कि मैं कहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन 1 का 2 से ज्यादा है। इट मींस जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन उतना बड़ा स्केल। समझ में आ चुका है, बेसिक सी बात है। आगे की तरफ मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। वैसे बताना तो क्या है, मतलब बेसिक सी चीज है। मैप की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो मैप के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का जब एक रिप्रेजेंटेशन देते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। पहली बात तो ये समझ कर चलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन ब्रैकेट में लिख लेना, दैट शुड बी स्मॉल इन एरिया, ठीक है, दैट शुड बी द मैप। अगर मैं बात करता हूँ किसी प्लान की, तो प्लान की बात करूंगा कि इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल प्लेन। मतलब ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवाना चाहूंगा कि जनरली आप लोग जब प्लान बनाते हो तो जो आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन होता है उसका एरिया आप लोगों का लार्ज होता है, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों के बीच में आप लोग लिख लेना कि आप लोग जब यहाँ मैप की बात करते हो तो मैप ऑल्सो इंक्लूड्स कंटूर लाइंस, अंडुएशंस, जैसे पहाड़ होते हैं, कंटूर लाइंस होती है, रिवर्स होता है। प्लान में ये सब नहीं आता, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैप इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन कभी बन नहीं सकता बट फिर भी आप लोग देख लेना, मैप इंक्लूड्स अंडुएशंस, और क्या आ सकता है, कंटूर लाइंस आ सकती है, एक्सेट्रा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बेसिक सी बात है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर मैं स्केल की बात करता हूँ यहाँ से, तो रिप्रेजेंटेटिव की मैंने बात करी, आप लोगों को ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अभी मेरी बात को क्लियर करना कि देखो स्केल की मैं बात करता हूँ तो स्केल में मैंने पढ़ा आप लोगों का कि आप किसी ना किसी फुट्टे की मदद से मेजरमेंट करते हो। स्केल का मतलब आप लोगों ने समझा होगा। अगर इंग्लिश में मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा स्केल का मतलब होता है फुट्टा। और फुट्टे की टोटल लेंथ कितनी होती है, जल्दी से मुझे बताएंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक फुट्टे की कितनी लेंथ होती है, एक फुट्टे की कितनी लेंथ होती है, एक फुट्टे की कितनी लेंथ होती है भाई, ये भी नहीं पता है क्या? एक फुट्टे की कितनी लेंथ होती है, जल्दी मुझे यहाँ से बताएंगे। क्या बोल
यूनिट आती है हमेशा लेंथ में, ठीक है। एक भुट्टे की ओरिजिनल लेंथ होती है 30.58 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग लेकर कितनी चलते हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और मैं कहना चाहूंगा 12 इंच। याद रखा करो यार, ये बेसिक चीजें आप लोग समझ लोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। आगे की मेरी बात को क्लियर करना यहाँ से कि जब मैं स्केल की बात करता हूं तो मेरे पास स्केल जो है ये जनरली दो तरह के आते हैं। एक होता है मेरे पास ओरिजिनल स्केल, एक होता है मेरे पास श्रंक स्केल। इट इज ऑफ द टू टाइप्स, एक होता है ओरिजिनल स्केल, एक होता है श्रंक स्केल। ओरिजिनल स्केल का मतलब होता है एज इट इज ऑन द ग्राउंड, एज इट इज प्लॉटेड, जो भी प्लॉट करने की सोच रहे हो बिल्कुल वही। श्रंक का मतलब होता है रिड्यूस्ड स्केल। अभी एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, इसी लेंथ को आप, हाँ वही नरपत माली फीट को ही मैं फुट्टा कह रहा था, ठीक है। मैंने कहा किसी लेंथ को आप किसी चेन की मदद से नाप रहे हो, और किसी ना किसी कारण से वो चेन की जो लेंथ थी वो आप लोगों की छोटी है। जाहिर सी बात है, अगर चेन की लेंथ छोटी है तो प्यारे दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों का जो गलत चेन से मेजर करोगे वो गलत ही मेजर होगा। तो मैंने कहा जब छोटी लेंथ से मेजर करोगे तो आपका ओरिजिनल भी छोटा ही आएगा। मेरी बात तो समझ रहे हो? यानी वो छोटी लेंथ आपकी हो चुकी है किसी ना किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। तो वहां पर जब छोटी लेंथ से मेजर करा है जो स्केल बनेगा दैट इज नोन टू बी अ श्रंक स्केल, और जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे मेजर करोगे दैट इज द ओरिजिनल स्केल। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है स्केल के बारे में, ये जो मैंने पढ़ाया है स्केल के बारे में दैट इज ऑफ द ओरिजिनल स्केल पैटर्न। ये ओरिजिनल स्केल की बात चल रही है। श्रंक क्या होता है उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनरली ये जो आप लोगों के स्केल होते हैं ये आप लोगों के 4 तरह के होते हैं। इस चीज को क्लियर करते हैं। हाँ, मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ स्केल की मैं बात करना चाहूँ तो जनरली 4 तरह के होते हैं। पहला आपके पास आता है यहाँ पर वर्नियर स्केल्स, प्लेन स्केल्स, ऐसा ही लिख लो चलो। एक आता है आपके पास प्लेन स्केल, और एक आपके पास आता है यहाँ पर वर्नियर स्केल, और फर्दर वर्नियर स्केल को तोड़ दो आप लोग। फर्दर वर्नियर स्केल आपके 4 तरीके के होते हैं। एक आता है आपके पास डायरेक्ट वर्नियर्स, एक आता है आपके पास यहाँ पर रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक आता है आपके पास यहाँ पर डबल वर्नियर। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना ये शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए गौर फरमाना, आईईएस तक का पढ़ा दूंगा यहाँ पर, चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस वो चीज क्लियर करना। एक होता है आपके पास एक्सटेंडेड वर्नियर। तो ये 4 तरीके के आपके पास वर्नियर होते हैं। अभी प्लेन स्केल की मैं बात करूं तो मैं इधर ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा कि 6 इंच का जो आपका फुट्टा होता है, 6 इंच का जो आपका फुट्टा होता है वो प्लेन स्केल है। तो मैं समझ में आ चुका। वर्नियर्स की मैं बात करना चाहूँ तो मैं पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगा ना भाई, सबर तो करो। अभी वर्नियर स्केल की मैं बात करूं तो 4 तरीके का होता है। और आपके एसएससी जेई की मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर प्यारे दोस्तों, तो आपके एसएससी जेई में यही क्वेश्चन आएगा। आपके एसएससी जेई में अगर स्केल से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांस हैं तो वर्नियर से ही आएगा, प्लेन से नहीं आएगा। प्लेन में क्या पूछेगा, वर्नियर में बहुत कुछ पूछता है। चले तो अभी 1 मिनट का सबर करो, मैं जरा पीडीएफ इंपोर्ट कर दूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, डायरेक्ट वर्नियर है, रेट्रोग्रेड वर्नियर है और एक्सटेंडेड और डबल। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। तो पहली बात तो मेरे पास क्वेश्चन अराइज होता है, अरे 2 घंटे की क्लास होगी सर्वे की भी, रोज 2 घंटे की क्लास, ठीक है। पहली बात मेरे पास क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जो भी मैं स्केल यूज कर रहा हूँ वर्नियर स्केल, why do we use the vernier scale? That is the main question. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, चीजें क्लियर है, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको कहा why do we use the vernier scale? भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ना कृष्णा पांडे, और मेरी गारंटी है कि जो पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसा लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि एवरी क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। प्रॉब्लम आएगी तो कल डिस्कस कर लेंगे, वैसे आएगी नहीं आपको। Why do we use vernier? क्वेश्चन आता है मेरे पास, एक ही आंसर बोलना चाहूंगा और आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। आंसर बोला जाता है कि टू मेजर फ्रैक्शनल पार्ट। हम लोग क्यों मेजर, नहीं एक्स्ट्रा नहीं कहना, एग्जैक्ट भी नहीं,
असली जो यूज होता है उसके लिए लिखा जाता है टू मेजर फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पर सपोज आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आप लोगों को जो मेजरमेंट करनी है, एक पॉइंट है आपके पास, यू नीड टू मेजर व्हाट, यू नीड टू मेजर 3.98 मीटर। एक कपड़ा है, एक कुछ भी लेंथ, यू नीड टू मेजर 3.98 मीटर। हाउ विल यू मेजर इट, हाउ विल यू मेजर इट? आपको पता है अगर आप स्केल की बात करते हैं तो स्केल में क्या होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और आगे की तरफ चलता है 4 मीटर। और इस 3 और 4 के बीच में आप लोगों की रीडिंग कुछ इस तरीके से टूटी होती है। आपको पता है यू कैन मेजर 3.9 मीटर बाय मेन स्केल। अगर आप लोग मेन स्केल की बात करो तो आप इस फुट्टे की मदद से, जो मीटर स्केल है या टेप है या कुछ भी है, उसकी मदद से 3.9 मीटर तक मेजर कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3.9 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर। समझ में आ रहा है? तो यू कैन मेजर 3.9 मीटर वेरी वेल बाय द मेन स्केल, बट 0.08 मीटर जो आप मेजर करोगे ना, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। व्हाट इज दिस? दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप लोगों का, ये फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग वर्नियर की मेजर से करते हो, तो मेजर बाय वर्नियर स्केल। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये आप लोगों का वर्नियर स्केल की मदद से मेजर होता है। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर को देखेंगे आप लोग, अभी वो सब नहीं बात कर रहा, डायरेक्ट रेट्रोग्रेड ये सब बात ही नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बस उतना समझना। मैंने कहा प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इस हिसाब से, ये जो ऊपर जो स्केल है इसको आप लोग कहते हैं मेन स्केल, और नीचे जो आपका स्केल है इसको आप लोग नाम देते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ से, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट अगर आपको करनी होती है तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आता है कि आपने अपना टोटल वर्नियर स्केल का देखा, और वर्नियर स्केल को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो भी पॉइंट आपको मेजर करना है उस पॉइंट का पूरा कॉन्साइडेशन जाना चाहिए। मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर करना है, वर्नियर का वो पॉइंट और ऊपर तक का वो पॉइंट, मेन स्केल और वर्नियर का कॉन्साइड होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपनी रीडिंग लेते हैं। अब कैसे लेते हैं वो नहीं सिखा रहा, कैसे लेते हैं वो नहीं सिखा रहा, क्योंकि 9th-10th में आप लोग करके आए, नहीं करा तो आई विल प्रोवाइड वन लिंक ऑन द अनअकैडमी ग्रुप, तो आप लोगों को ना वो पता लग जाएगा कि हाउ टू मेजर बाय द मेन स्केल और वर्नियर स्केल, समझ में आ जाएगा। 1 मिनट की वीडियो है, बहुत बेसिक है, तो वो नहीं समझा रहा और वो मैं समझा भी नहीं सकता, वो तो पिक्चर देख के वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी तुम्हें ये समझ में आ चुका है कि तुम लोग एक्चुअल में वर्नियर का यूज कहां पर करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 तरीके के जो वर्नियर थे। सबसे पहला मेरे पास वर्नियर आ रहा था, दैट इज नोन टू बी एज द डायरेक्ट वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर की बात करना चाहूँ प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इट मूव्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये पॉइंट लिख लो। इट मूव्स, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ओनली इन वन डायरेक्शन। पहली बात तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये पॉइंट आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए लिख लो तो चीजें क्लियर रहती है। और जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with जीरो ऑफ द मेन स्केल, coincide with जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी आपका जो भी वर्नियर स्केल आ रहा है उसका जीरो, मतलब शुरुआत है ना, जैसे यहां से शुरुआत है, वर्नियर स्केल का जीरो बाद में जा रहा है क्योंकि ये किसी ना किसी यूनिट को मेजर कर रहे हैं। बट ओरिजिनल क्या होता है कि इसका स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए डायरेक्ट के केस में। दूसरी बात, ये जो वर्नियर होता है ना, ये सिर्फ आगे की तरफ ही चलता है, यानी वर्नियर की जो रीडिंग चल रही है, वर्नियर की जो रीडिंग चल रही है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और ये वर्नियर सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये कहलाता है डायरेक्ट वर्नियर। समझ में आ चुका, जो एक ही डायरेक्शन में चलता है दैट इज द डायरेक्ट वर्नियर। और समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, आई होप सो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो आगे की मैं बात करता हूं। यहां से तीसरा पॉइंट यहां लिख लेता हूं कि डिविजन्स ऑफ द
divisions of the Vernier scale, divisions of the Vernier scale, VS is the Vernier scale, is smaller than that of the main scale. ये जो भी आप लोगों की डिवीजन आएगी वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल से छोटी रहती है. इट मीन्स, जरा समझना कि ये जो एक डिवीजन आ रही है इसकी, ये जो एक डिवीजन आ रही है इसकी, ये डिवीजन आप लोगों की लेट इट बी एस, ये डिवीजन है एस, और ये डिवीजन जो आ रही है लेट इट बी द वी. तो मैंने कहा कि इसकी जो डिवीजन रहेगी दैट इज एस इज ग्रेटर देन बी. तो ये चीज क्लियर करना, ठीक है. मैंने कहा यहाँ पर जब ये डिवीजन बड़ी है, जब ये डिवीजन बड़ी है, तो आपको पता है जैसे इस लेंथ की मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक लेंथ है ए बी. अगर मैं ए बी को मेन स्केल से मेजर करता हूँ, तो मैंने कहा मेजर करने पर मेन स्केल की जितनी रीडिंग आ रही है यहाँ पर, ये मेन स्केल की रीडिंग है, बड़ी बड़ी है, खुली खुली है. तो मैंने कहा ये सपोज एन रीडिंग है मेन स्केल की और एक डिवीजन की रीडिंग है एस. तो मेन स्केल कितना हो गया यहाँ से? मैंने कहा मेन स्केल की टोटल डिवीजन आई एनएस, मेन स्केल की टोटल डिवीजन आएगी एनएस. लेकिन अगर इसी एबी को मैं अपने वर्नियर स्केल से मेजर करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो छोटी छोटी है. तो मेन स्केल की जो डिवीजन है अगर एन आ रही है, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन कुछ ज्यादा आएगी. तो मैंने कहा अगर मैं इसको वर्नियर स्केल से मेजर करता हूं और एक डिवीजन आ रही है वी, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो डिवीजन आएगी लेट इट बी एन डैश, तो टोटल डिवीजन रहेगी एन डैश एस इज इक्वल टू वी वर्नियर स्केल पर. समझ में आ रहा है? तो आप एक चीज तो लास्ट में कह सकते हो कि जो एन रहेगा वो आप लोगों का एन डैश से छोटा रहेगा. ये चीज समझ में आ गई होगी. बराबर बात मैंने बोली, कुछ नया नहीं बोला अभी तक. समझ में आ गया हो तो यार थम्स अप साथ के साथ करो ना. एक भी कंसेप्ट छूटा ना तो मजा नहीं आएगा, फिर वही मेरा बोलना बेकार. ठीक है, अभी बात आती है यहां से कि तुम लोग एक चीज तो कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंसेप्ट जो भी तुमने अभी पढ़ा है, तुम लिख सकते हो कि n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल. अरे क्या बोल रहे हो सर, AB लेंथ है, AB लेंथ को मेन स्केल से मेजर करा, n डिविजन्स आया, यहाँ पर n डैश डिविजन्स आया, सेम लेंथ है. तो मैंने कहा मेन स्केल का जो लेंथ आ रहा था वो जनरली क्या रिलेशन फॉलो करता है, n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल जो है वो n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल के बराबर होता है. ये क्या है, दैट इज द कंडीशन फॉर द डायरेक्ट वर्नियर्स. यानी डायरेक्ट वर्नियर के लिए जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है. इस हिसाब से वर्नियर्स को डिजाइन किया जाता है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का वर्नियर कितना आ जाएगा, n-1 अपॉन में n इंटू में s. गॉट इट. इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट होता है दैट इज नोन टू बी एज द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, लीस्ट काउंट क्या होता है, दैट इज s माइनस v. अरे सर क्या बोल रहे हो, कुछ तो समझा दो. व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट? अभी मैं बात करता हूं आपको लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है. अगर मैं बात करता हूं कि यार ये सब मत लिखा करो, मिनिमम 20 सेकंड 30 सेकंड, नहीं, समझो ना पहले तो चीजें क्लियर रहेंगी. किसने कहा 20 सेकंड होता है, तो ऐसे नहीं लिखते. ठीक है, तो ये चीज क्लियर करना. मैंने कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि आप लोगों का जो ये एस आ रहा है ना, जो एक डिवीजन की लेंथ है, एक डिवीजन की लेंथ है, वो कहलाती है लीस्ट काउंट. तो मैंने ये लिखा आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट, दैट इज डिवीजन लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन. ऐसा लिख लो, ये जरूरी है. मैंने कहा दैट इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन की जो लेंथ आती है दैट इज नोन टू बी एज द लीस्ट काउंट. गॉट इट. अब और क्लियर करना, आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी कॉम्बिनेशन को देखो, और जब तुम कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देख रहे हो, मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ यहाँ से, जब तुम इस कॉम्बिनेशन को देखोगे, कॉम्बिनेशन को देखने के बाद तुम लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा यहाँ पर ये जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो कितना होगा. मैं देख रहा हूं ये जो लीस्ट काउंट आ रहा है प्यारे दोस्तों, मैं दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस S में से अगर मैं इस V को माइनस कर देता हूं, मेरी बात को क्लियर करना भाई, इस S में से इस वाले पार्ट को देखो, लास्ट वाले को मैं इसको मैग्नीफाई करके समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग क्लियर करना. इस वाले पार्ट को आप लोग देखो, हाँ,
इस वाले पार्ट को देखना, जो भी समझा रहा हूँ। आपको पता है ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर कोइंसाइड कर रहा है, और इससे पहले वाले पार्ट में आप देखें समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग क्लियर करना। इस वाले पार्ट को आप लोग देखो, हाँ, इस वाले पार्ट को देखना, जो भी समझा रहा हूँ। आपको पता है ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर कोइंसाइड कर रहा है, और इससे पहले वाले पार्ट में आप देखेंगे कि ये वर्नियर का जो डंडा है ये कहीं ना कहीं आपके मेन स्केल से बाहर जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, अगर आप लोग अपने इस मेन स्केल में से अपने वर्नियर की टोटल रीडिंग को माइनस कर देते हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अपने मेन स्केल में से अपनी वर्नियर की रीडिंग को माइनस कर दोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, यानी एक डिवीजन की लेंथ आ जाएगी जब कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन जब आप लोगों का चलेगा प्यारे दोस्तों, तो आप लोग लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला रहेगा s माइनस वी, और s माइनस वी बोले तो v की जगह मैंने ऊपर वाली डिवीजन लिख दी n माइनस वन बाई एन इंटू में s, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है s बाई एन। तो यानी लीस्ट काउंट कितना आता है डायरेक्ट के केस में, s बाई एन फॉर्मूला है, लर्न करना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक बार थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया जो बोलना चाहता हूं, क्लियर है। आगे मेरे पास आता है रेट्रोग्रेड, सेम, एवरीथिंग इज सेम। रेट्रोग्रेड में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या बनता है वो लिख लेना जरूरी है। रेट्रोग्रेड के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहली बात तो यही बनता है आप लोगों का प्यारे दोस्तों, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, इट कैन मूव इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, यानी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकता है। ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। कैसे समझते हैं, इसमें एक चीज और लिख लो, दूसरा पॉइंट कि लीस्ट काउंट या फिर मैंने लिखा डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेन स्केल। आपकी जो मेन स्केल की डिवीजन आ रही है वो वर्नियर स्केल से छोटी रहती है। कैसे, जरा देखते हैं। मैंने कहा अगर आप इसका बिल्कुल ये देखना चाहते हो, पहली बात तो ये जो स्केल है ये क्या है, ये आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर है, ये आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग से शुरू करने का मतलब क्या है कि आप लोगों का, उल्टा बोल गया मैं, ऊपर वाला रेट्रोग्रेड था, नीचे वाला आप लोगों का ये है डायरेक्ट है, नीचे वाला डायरेक्ट है, ऊपर वाला रेट्रोग्रेड था, सॉरी, कोई बात नहीं, चीजें तो समझ आई चुकी है। अब डायरेक्ट समझोगे तो भी आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट है, ऊपर वाला आपका रेट्रोग्रेड था। मैंने कहा अगर आप डायरेक्ट को देखो तो आपको पता है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल जो इसके अंदर डिवीजन आ रहा था वो ज्यादा जा रहा था, यानी आप लोगों का ये जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा जाएगा जब ही तो ज्यादा डिवीजन आएगा। सेम चीज रेट्रोग्रेड के केस में उल्टी कर दो, ये डायरेक्ट है, ज्यादा डिवीजन आनी चाहिए वर्नियर में, यानी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा की तरफ जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। रेट्रोग्रेड में छोटा हो जाता है, रेट्रोग्रेड में ठीक उल्टा होता है। रेट्रोग्रेड दोनों तरफ मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे की तरफ मेरी बात आती है यहाँ से लिस्ट काउंट की मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पर लिस्ट काउंट की मैं बात करना चाहूँ तो सेम फॉर्मूला होता है यार, s माइनस में v। लिस्ट काउंट कितना होता है, s माइनस में v। अब एक बात समझना, प्यारे दोस्तों, when you are talking about the retrograde vernier, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर की मैंने बात करी यहाँ पे, तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपका मेन स्केल का डिवीजन छोटा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पैटर्न्स ज्यादा आएंगे। इस स्केल में अगर मैं देखूं तो मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन मैच करनी चाहिए कि n+1 ऑफ s शुड बी इक्वल टू n ऑफ v। अरे मेन स्केल का डिवीजन छोटा है ना, तो वहां उतनी लेंथ में ज्यादा डिवीजन आएंगे। तो n+1 ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ v, यानी s इज इक्वल टू nv अपॉन n+1। ठीक है, when you are going to solve it for the least count you will get it as कि least count आप लोगों का कितना हो जाएगा टोटल, s माइनस में v आप लोग करेंगे, s माइनस में nv अपॉन में n+1। when we going to solve it I will get it as s by n। तो लीस्ट काउंट आप लोगों का टोटल s by n आता है। एक बार जल्दी से मुझे बताना, क्लियर है कि नहीं है। फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मुझे ये बताइए समझ आएगी नहीं है इसकी, कोई डाउट है तो लिखेंगे, समझ आ गया तो आगे चलते हैं हम। जल्दी मुझे बताएंगे प्यारे दोस्त,
एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा क्वेश्चन के तौर पर कि आप लोगों के पास एक स्केल है, आप लोगों के पास इस स्केल है और उस स्केल का टोटल जो एस डिवीजन आ रहा है, लेंथ ऑफ डिवीजन कितना आ रहा है स्केल का, लेंथ ऑफ डिवीजन आपके पास आ रहा है स्केल का, दैट इज 1 मीटर एंड इट इज सेइंग दैट कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ डिविजन्स आप लोगों की आ रही है इसके अंदर कितनी, 10। सो यू नीड टू टेल मी अबाउट व्हाट, जल्दी मुझे बताएंगे। लीस्ट काउंट कितना होगा, यू नीड टू टेल मी अबाउट द लीस्ट काउंट, जल्दी मुझे बताएंगे। S by n बोले तो 10 ना, 1 मीटर था ना, यस, अपॉन 10 दैट इज 0.1 मीटर, ये लीस्ट काउंट आ गया। v minus s, yes obviously v minus s, इसको सही कर लेना भाई, बड़े में से छोटा माइनस होता है ऑब्वियसली, हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, तो ये v minus s होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ थोड़ा गौर फरमाना, नया पैटर्न है, कुछ भी पूछ सकता है इससे, स्पीड हो रहा है, स्लो कर देते हैं। एक वर्नियर आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डबल वर्नियर। नाउ मेरी बात तो समझना, पहली बात तो एज द नेम सजेस्ट इट इज द डबल वर्नियर। डबल वर्नियर मींस इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, वेदर फॉरवर्ड वेदर बैकवर्ड। व्हाट इट, मैंने बोला इसका मतलब है नाम का कि इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, वेदर फॉरवर्ड वेदर बैकवर्ड। तो सर इसका फिर फायदा क्या है, ये डबल वर्नियर हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं, वी हैव रेट्रोग्रेड वर्नियर जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चल रहा है, देन व्हाई आर वी यूजिंग द डबल वर्नियर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ डिफरेंस, हैव अ कंसंट्रेशन। I am saying that कि generally it is used in case of, it is used in theodolites। अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगा, तुम लोगों ने अपने जीवन में थियोडोलाइट पढ़ा हुआ है सबने, जिसने नहीं पढ़ा प्लीज गूगल पे देखना कि थियोडोलाइट में 2 वर्नियर होते हैं, एक होता है अपर प्लेट वर्नियर, एक होता है लोअर प्लेट वर्नियर। और आप देखेंगे वो वर्नियर जनरली कहाँ आते हैं, घूमने के काम आते हैं। जब भी थियोडोलाइट घूमता है, when the theodolite is going to be rotate in the horizontal plane or in the vertical plane, तो वो वर्नियर की रीडिंग दिखती है आपको। और आप एक बात मुझे बता दो जल्दी से कि जब आप लोग थियोडोलाइट को घुमाते हो तो वर्नियर की मदद से अपनी रीडिंग निकालते हो किसकी, क्या मेजर करते हो उस वर्नियर की रीडिंग से आप लोग, जल्दी मुझे बताना, जल्दी मुझे बताएंगे। एंगल, तो आई नो दैट कि ये जो डबल वर्नियर होता है ये थियोडोलाइट में यूज होता है एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल। बहुत जरूरी पॉइंट है, ये थियोडोलाइट आप लोगों का एंगल मेजर करने के काम आता है, जरूरी चीज है। आगे की चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज नोट करके लिखना, जो जनरली आपकी किताब में नहीं लिखा होता, कि आप लोग इस थियोडोलाइट में इस वर्नियर का यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड रोटेशन देते हैं, अगर लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन देते हैं, तो ये कौन से वाला मेजर करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा ना, जो ऊपर की तरफ नापते हैं दैट इज द एलिवेशन, नीचे की तरफ नापते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं इसको राइट हैंड रोटेशन देता, मतलब राइट साइड घुमाता हूं, तो इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एक और चीज सर, पेपर में ना कई बार क्या होता है कि आप लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं आता, आप लोगों को दूसरी टर्म आ जाती है, तो मेरे लिखवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बताओ। हमारे पास ये थियोडोलाइट है एंड यू आर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल, मतलब आप इस प्लेन में मेजर कर रहे हो। तो मैंने कहा दिस इज योर थियोडोलाइट एंड यू आर मेजरिंग दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट ए एंगल एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आपको ए घुमाने की जरूरत है तो आपको पता है कि आपको अपने थियोडोलाइट को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो यानी यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट। तो ये कौन सा वाला रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? रेवती
हाउ टू मेजर एंगल, एक बार यार आप YouTube पे देखना इसको, नहीं तो देखो तो मैं थियोडोलाइट पढ़ाऊंगा ना, करवा दो, ठीक है। आई कैन से दैट कि जब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होता है, दैट शुड बी रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पेपर में इस तरह से भी बोला जा सकता है, तो मैंने चाहा रटवाऊं नहीं, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अभी इसमें फिर मैं लिख सकता हूँ कि दिस शुड बी रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। बट चल आगे की तरफ मेरी बात आती है, एक पिक्चर दिखा देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दैट इज ऊपर वाला क्या होता है मेन स्केल, और नीचे वाला क्या होता है वर्नियर स्केल, एंड दैट इज द पिक्चर ऑफ द डबल वर्नियर्स। डबल वर्नियर्स की ये पिक्चर आती है, ठीक है ना। चलो मेरा नेटवर्क सही नहीं है, हो सकता है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा, अभी तो सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास एक वर्नियर आता है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, बस आप लोग इतना ही याद रखना। यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्नियर की मैं बात करना चाहूँ, इसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है, इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट मैं इसके लिए लिखवाना चाहता हूँ एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में, कि ये कहाँ पर यूज करा जाता है, इट इज यूज फॉर मोर एक्यूरेट फॉर, ये ज्यादा एक्यूरेसी के लिए काम करा जाता है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, 2n-1 ऑफ द मेन स्केल दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द वर्नियर स्केल। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके लीस्ट काउंट की मैं बात करना चाहूँ तो इसका लीस्ट काउंट कितना आता है, s माइनस में b के बराबर चलता है, आप निकाल सकते हैं। अभी मेरी बात को क्लियर करना यहाँ से। अभी एक छोटा सा नोट करके लिख लो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि जनरली लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज कितना। जनरली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए था, अभी तक मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए था, तो याद रखना है 20 सेकेंड्स। लेकिन आप लोग जब डबल वर्नियर्स की बात करते हैं, डबल वर्नियर्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो डबल वर्नियर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, आजकल जो आपके आ रहे हैं ना बढ़िया वाले, उनमें लीस्ट काउंट कितना आता है। डबल वर्नियर्स हैव लीस्ट काउंट, इट कैन बी आस्क्ड, प्लीज इसको याद रखिए, लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड, गॉट इट। तो इसका लीस्ट काउंट डबल वर्नियर्स का बेस्ट क्वालिटी का 1 सेकेंड तक का आ रहा है, याद रखना है, ठीक है। चल अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं आप लोगों को टोटल अपना श्रंक एरिया के बारे में बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। चल अभी श्रंक स्केल की बात करते हैं। ओरिजिनल स्केल तो आपको पता ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द श्रंक स्केल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है कि श्रंक स्केल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि किसी ना किसी कारणवश अगर आप लोगों की टोटल लेंथ जो है वो किसी भी कारण से छोटी हो जाती है, the field which you are measuring with any device and the length of that device gets shortened by any reason, then the scale which will be going to represent that calculation is called shrunk scale. Why? You know the meaning of shrunk. shrunk का मतलब होता है छोटा हो जाना, तो मैंने कहा इसका मतलब होता है छोटा हो जाना। अभी छोटा हो जाने का मतलब क्या है कि आपकी लेंथ छोटी हो गई है। किसकी लेंथ, जिस भी डिवाइस से मेजर कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि आपका जो श्रंक स्केल आएगा वो ओरिजिनल स्केल से कहीं ना कहीं छोटी की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने बात करी यहाँ से प्यारे दोस्तों कि श्रंक स्केल की मैं बात करना चाहूँ तो श्रंक स्केल कैसे निकाला जाता है। श्रंक स्केल की अगर मैं बात करूं तो श्रंक स्केल का फॉर्मूला होता है दैट इज द श्रंक फैक्टर इनटू माय ओरिजिनल स्केल। यू नो हाउ टू फाइंड द ओरिजिनल स्केल। आपको पता है कि आप ओरिजिनल स्केल कैसे निकालते हो। सर प्लीज टेल मी हाउ टू फाइंड द श्रंक फैक्टर। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि श्रंक फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी आप लोग खुद समझेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा व्हाट यू मीन बाय द श्रंक फैक्टर, भाई इस फैक्टर के साथ आपकी लेंथ छोटी हो रही है। मैंने कहा कि यार आपका टोटल लेंथ था वो था 10 मीटर का, आपका टोटल लेंथ था 10 मीटर का, लेंथ ऑफ द चेन की बात कर रहा हूं, और वो चेन जो है वो 10 मीटर नहीं नाप रहा, वो वहां पर 9 मीटर नाप रहा है। आपको पता है कि अगर आप 10 मीटर की लेंथ वाली चेन से टोटल डिस्टेंस नाप रहे हो 8 मीटर तक का,
सॉरी 80 मीटर तक का, तो 8 चेन लगेंगी। लेकिन आपको पता है कि वो जो लेंथ है वो 9 मीटर नाप रहा है, वो जो 9 मीटर नाप रहा है वो श्रंक लेंथ है, वहां पर श्रंक हो चुका है। तो आपको पता है कि जब आप उस 80 मीटर को नापोगे तो लगभग लगभग 9 चेन लग जाएंगी वहां पर, क्योंकि 9 9 जो 81 होता है। तो आपका स्केल बदल गया, आपका स्केल बदल गया। तो मैंने क्या कहा कि वहां पर वो फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपके स्केल में चेंज आ रहा है। हाँ, आपको पता लगा वो फैक्टर क्या था। किस फैक्टर के साथ आपकी लेंथ छोटी हो रही है। आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों का 10 मीटर की लेंथ से अगर मैं 80 मीटर मेजर करता हूं तो टोटल 8 चेन की जरूरत पड़ती है। वही वो चेन अगर छोटी हो जाती है और इसकी मदद से 80 मीटर नापूंगा तो नियरली 9 चेन की जरूरत पड़ेगी। 9 वाली चेन को नापना पड़ेगा। आपको पता है, आपको पता है कि आपकी टोटल लेंथ जो है वो छोटी हो रही है, जिसके कारण आपकी नंबर ऑफ चेन्स बढ़ रही है। तो वो सर किस फैक्टर से छोटी हो रही है, आपको वो फैक्टर बताना है। किस फैक्टर से छोटी हो रही है। मैंने कहा मेरे को फैक्टर से अगर समझ में आ रहा है तो 9 मीटर की चेन जो ओरिजिनल श्रंक होने के बाद आ रही है, ओरिजिनल 10 मीटर की थी, तो फैक्टर क्या बन रहा है 0.9 मीटर का। यानी अगर आप लोग अपनी 80 मीटर की टोटल लेंथ नापते हो इस फैक्टर के साथ, मतलब समझना मेरी बात को, 8 चेन आप लोग लगा रहे हो, कौन से वाली 9 मीटर की, तो आपकी टोटल लेंथ भी छोटी हो जाएगी। कितनी छोटी होगी वहां से, मुझे पता है। अगर आप लोग अपनी 9 मीटर की चेन से 80 मीटर तक का नापने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 9 मीटर की चेन है और वहां पर आप 80 मीटर नहीं नाप रहे, वहां पर आप 8 चेन लगा रहे हो, तो आपकी टोटल लेंथ छोटी होगी। कितनी छोटी होगी 72 मीटर। एक तो छोटी सी बात हुई ये, या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि आपका जो 80 मीटर का लेंथ है वो छोटा हो जाएगा अगर आप लोग अपने इस फैक्टर की चेन से निकाल रहे हैं। मतलब आपके 80 मीटर का लेंथ जो है वो कितना छोटा हो जाएगा, 80 मीटर का लेंथ 72 मीटर पर आएगा। ये क्या था सर, ये वो टर्म था, ये वो नंबर था जो ओरिजिनल लेंथ को छोटा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। ये क्या है, वो नंबर है, तो इसको कहलाया जाता है श्रंक नंबर या श्रंक फैक्टर। ये मतलब है इसका। तो वो नंबर या वो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से या जिसके बिहाफ पर ओरिजिनल लेंथ छोटी या बड़ी जा रही है उसको बोला जाता है श्रंक फैक्टर। गॉट इट। अभी मैंने कहा कि श्रंक फैक्टर कैसे निकालते हैं, वहां पर फॉर्मूला निकल कर आया श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द श्रंक फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर को अगर ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई करता हूं तो श्रंक स्केल आ जाता है। और श्रंक स्केल का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर प्यारे दोस्तों, श्रंक स्केल का मतलब है कि आप अपनी ओरिजिनल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया। चल आगे और भी चीजें करवाता हूँ, 2 मिनट का सब्र करो। मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि आप लोग अगर करेक्ट लेंथ निकालना चाहते हो, अगर आप लोग करेक्ट लेंथ निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ श्रंकेज लेंथ। सो आई कैन से दैट करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला अगर निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो भी लेंथ में मेजर कर रहा हूं, जो भी लेंथ में मेजर कर रहा हूं, उस मेजर लेंथ को अगर मैं प्यारे दोस्तों अपनी श्रंकेज फैक्टर या श्रंकेज रेशियो, एक ही बात है, मैंने कहा श्रंकेज फैक्टर या श्रंक फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास करेक्ट लेंथ आ जाएगी। सर कैसे कर रहे हो, प्लीज टेल मी ना। ऑब्वियसली लेडीज एंड जेंटलमैन समझकर चलिएगा। आपको मैंने कहा था कि आप श्रंक लेंथ निकाल रहे थे, श्रंक लेंथ निकाल रहे थे, ओरिजिनल लेंथ कितनी आ रही थी 80 मीटर की। एग्जांपल वही वाला लेकर चल रहा हूं। मैंने यहाँ पर कहा कि आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी 80 मीटर की। आपको पता है आपका श्रंक फैक्टर था 0.9 मीटर का, और आपकी मेजर्ड जो गलत लेंथ मेजर करी जा रही थी, गलत लेंथ जो मेजर करी जा रही थी वो थी आप लोगों की 72 मीटर। आपको पता है कि यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं टोटल मेजर्ड लेंथ थी 72, श्रंक फैक्टर था 0.9। व्हेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट इट एज 80 मीटर। ये क्या है, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है। समझ आ गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया
आप लोगों को ये याद मत करना, कंसेप्ट समझना, जिंदगी में भूलोगे नहीं। मैं जस्ट करवा के दिखा रहा हूँ। ये तो था लेंथ की टर्म में। अगर आप लोग एरिया की बात करते हैं, अगर आप लोग एरिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। ये चीज तो पता होनी चाहिए। एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। तो सर लेंथ का स्क्वायर होता है तो फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जरा देखते हैं। अभी मैं यही की बात करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ करेक्ट एरिया की, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेजर्ड एरिया, जो भी मेजर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी सब कुछ एरिया में चल रहा है और फैक्टर मैंने लेंथ में निकाला है, तो भाई श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर कर दूं कि नहीं कर दूं? लेंथ का स्क्वायर होता है ना, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा? टोटल इस तरीके से। समझ में आया ना? बेसिक चीज है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ओके, अभी मेरी एक छोटी सी बात और आती है यहाँ पर, वो भी समझ लेता हूँ। सपोज आई एम सेइंग दैट कि आप लोग श्रम तो मैंने बता दिया और मैंने थ्योरी भी दे दी आप लोगों को। मैं जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक फील्ड की मेजरमेंट कर रहे हैं और जिस टेप से आप लोग अपनी फील्ड की मेजरमेंट कर रहे हैं वो टेप या वो चेन जो है वो गलत है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो गलत है तो वो गलत ही नापेगी। बराबर बात बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात को समझ कर चलना। आप लोग जरूरी बात बोलिए भाई साहब। मैंने बोला कि आप लोग जो भी मेजर कर रहे हो यहाँ पर, वो चेन या वो टेप अगर गलत है तो वो मेजर भी गलत करेगा। तो सर ट्रू कैसे निकालोगे? एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो टॉपिक का नाम डालिएगा यहाँ पर। टॉपिक का नाम आप लोगों का इंपॉर्टेंट बनता है और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पर। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट चेन लेंथ। इनकरेक्ट चेन या फिर टेप की वजह से आप लोग करेक्शन करोगे तो वो कैसे आएगी? एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। द फॉर्मूला इज गिवन टू यू एज T into T dash is equal to W into W dash. Now what is T, what is T dash, what is W, what is W dash? T is known to be as the original length of chain या tape, original length of chain, और T dash is known to be as the original length of field to be measured, जिस field को measure कर रहे हैं। W is the wrong length of chain, W is wrong length of चेन, और उसके बाद आता है W डैश, ये होता है रॉन्ग लेंथ ऑफ फील्ड। अभी ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग बस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि T इंटू में T डैश इज इक्वल्स टू W इंटू में W डैश। मैं इसकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा सबर करना तो समझ आ जाएगा। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर आप लोग ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फील्ड निकालना चाहते हैं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फील्ड निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W अपॉन में T, रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन इनटू रॉन्ग लेंथ ऑफ द फील्ड। तो ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ लेंथ। ये किसके लिए आ रहा है? ये सिर्फ लेंथ के लिए आ रहा है। लेकिन अगर यही फॉर्मूला आप लोगों का एरिया के लिए बनाना हो तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? वो भी लिख लो कि T एरिया, मैंने कहा यही फॉर्मूला अगर एरिया के लिए बनाना हो, करेक्टेड एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा? W अपॉन T। सर वही बात आ गई ना अभी यहाँ पर। ये क्या है? ये एक तरह का फैक्टर ही तो है, श्रंक फैक्टर जैसे पढ़ रहे थे, एक तरह का फैक्टर है ना। एरिया के केस में फैक्टर का स्क्वायर करता हूँ कि नहीं करता? करता हूँ ना। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दो इनटू में रॉन्ग एरिया ऑफ द फील्ड इनटू रॉन्ग एरिया। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ यहाँ से, तो ये क्या है? ये है करेक्टेड एरिया। लिख, ये क्या है? ये है करेक्ट एरिया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो मैंने कहा करेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू W अपॉन T का क्यूब। अरे सर ये फैक्टर ही तो है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं श्रंक वाले कंसेप्ट को यहाँ लिख रहा हूँ और तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन करूंगा अभी मैं। रॉन्ग वॉल्यूम क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बताओ मुझे। नहीं आ रहा तो भी बताओ, आ रहा है तो भी बताओ, लिख कर बताओ, अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे। थम्स अप नहीं, लिख कर बताओ जल्दी से। चलो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहला लेक्चर है, मेरे ग्रुप के अंदर 150 के आसपास स्टूडेंट है और मेरी बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगल प्लॉट है आप लोगों का और वो आप लोगों ने मेजर करा है किससे? देखो, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर्स बाय 20 मीटर चेन।
अगर आप लोग उसको 20 मीटर चेन से मेजर करते हो और उसका साइज जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है 450 बाय 250, जो मैं समझाऊंगा ना बस उसको समझना अच्छा रहेगा, ठीक है। 450 बाय 250 का है। इट वाज फाउंड दैट बाद में ये पता चला है आप लोगों को कि आप लोगों की चेन जो है वो छोटी हो गई है। आप लोगों की चेन वॉज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बाद में आप लोगों को पता लगा है कि आपकी चेन जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको बोला गया है ट्रू एरिया कितना होगा, ट्रू एरिया ऑफ द प्लॉट कितना होगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कि आपका टोटल जो प्लॉट है वो आपने नापा है और नापने के बाद आपके पास जो एरिया आ रहा है 450 बाय 250 मीटर का आ रहा है। तो आपने कहा कि 20 मीटर की चेन से आप नाप रहे थे, बट बाद में आपको पता लगा, नापने के बाद आपको पता लगा कि आप लोगों का 15 सेंटीमीटर जो है वो चेन लंबा था। तो जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल 15 सेंटीमीटर का जो चेन आ रहा था लंबा था, तो इसका मतलब जो प्लॉट करा गया है वो भी गलत है। बराबर बात बोल रहा हूं मैं, ये समझ कर चलना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो 15 सेंटीमीटर का चेन आ रहा था ये भी पता था कि वो लंबा है, तो वो जो मेजर करा है वो भी गलत है। यानी मैंने कहा कि आप लोगों ने जो एरिया मेजर करा है वो रॉन्ग एरिया है। रॉन्ग एरिया कितना हो जाएगा 450 बाय 250 का। तो आपने कहा व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट इट एज 1/12 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर रॉन्ग लेंथ भी आपको पता है कितनी है रॉन्ग लेंथ आप लोगों की। सर 20 मीटर तो करेक्टेड थी, तो मैंने कहा 20.15 मीटर की रॉन्ग लेंथ जाएगी और ट्रू लेंथ भी आपको पता है कितनी है, ट्रू लेंथ भी आपको पता है कितनी है 20 मीटर की। और आपको बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड द ट्रू एरिया। कैन यू फाइंड इट? यस आई कैन। W अपॉन में T का होल स्क्वायर इनटू में रॉन्ग एरिया कर सकता हूँ। W कितना 20.15 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इनटू रॉन्ग एरिया था 1/12 500। जब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं तो मेरे पास आएगा 1,14,193 मीटर स्क्वायर के आसपास। थम्स अप करेंगे समझ आया कि नहीं आया? डाउट तो नहीं आ रहा? बेसिक सा चीज था, बेसिक सा पैटर्न था, समझ में आना चाहिए। इसका एक और सॉल्यूशन निकलता है, तो मैं वो भी आप लोगों को करा देता हूँ कि इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या आता है, इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो आपने दो तरीके से पढ़ा क्वेश्चन। एक तो आप लोग इसको एरिया की टर्म्स में देख रहे हो, एक आप लोग इसको एरिया की टर्म्स में नहीं देख रहे हो, लेंथ की टर्म्स में देख रहे हो। W एक बार बता दीजिए, क्या बताऊं दिवेश, क्या बताऊं दिवेश इसमें? आप दिवेश लिखिए, मैं आगे का बोलता हूँ कि इसको अभी आप लेंथ की टर्म्स में देख रहे हो। क्या देख रहे हो लेंथ में कि सर ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, मैं दोनों को अलग अलग लेकर सकता हूँ। मैंने कहा कि गलत चेन से नापने पर लेंथ भी गलत है ब्रेड्थ भी गलत है, तो मैं एरिया नहीं ले रहा, मैं इसको कहता हूं यहाँ पर कि आई एम कंसिडरिंग द रॉन्ग लेंथ मेजर्ड। रॉन्ग मेजर्ड लेंथ कितनी आ रही है आप लोगों की? रॉन्ग मेजर्ड लेंथ जो आप लोगों की चलेगी वो कितनी चल रही है 450 मीटर की। रॉन्ग मेजर्ड ब्रेड्थ कितनी चल रही है आप लोगों की, वो भी आपको पता है 250 मीटर की है। रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन आपको पता है यहाँ पर वो कितनी आ रही है आप लोगों की, यू नो दैट दैट इज इक्वल टू 20.15 मीटर। रॉन्ग ट्रू लेंथ आपको पता है कितनी आ रही है 20 मीटर की। यू कैन से दैट ट्रू लेंथ ऑफ फील्ड, ट्रू लेंथ ऑफ फील्ड कितना आएगा आप लोगों का 20.15 अपॉन 20। अभी लेंथ की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर नहीं करूंगा मैं, इनटू में मैंने कहा 450। सॉल्व करा मैंने, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मुझे इसका कितना मिल रहा है आंसर, सॉल्व करने के बाद लेंथ आ रही है 453.37 मीटर। और सिमिलरली मैं कहूंगा यहाँ से कि ट्रू लेंथ की जगह ट्रू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा आप लोगों का फील्ड का, दैट इज 20.15 अपॉन 20 इंटू 250। When I will be going to solve it, I will get it as 257.587 ऐसी कुछ आ रहा है मीटर। तो ट्रू एरिया कितना हो गया, ट्रू एरिया कितना हो गया भाई, ट्रू लेंथ इंटू ट्रू ब्रेड्थ। मैंने कहा 453.37
इंटू 257.85। अभी सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आप लोगों का 1,14,993 मीटर स्क्वायर। अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, आंसर इसी पैटर्न में आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कराते हैं इससे रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या कहता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन 2 आपको यहाँ पर कहता है कि ये भी सही है, इस चीज को भी कर लो। लेंथ ऑफ द लाइन was measured from a chain. Length of a line was measured from a chain and the length of a line is found to be 280 मीटर। एक चेन से आप लोगों ने लेंथ मेजर करी है और वो कितनी मिली है, 280 मीटर मिली है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपको बोला गया है कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन। कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन, यानी ये चीज पता लग चुकी है कि ये गलत है। इफ पहली बात आती है, कंडीशन में आपको बोला गया है ए पार्ट में, अगर 30 मीटर की चेन है, इफ चेन जो है 30 मीटर की है एंड इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो बोला गया है 30 मीटर की है और वो 12 सेंटीमीटर लंबी पाई गई है, तो आपको बोला ट्रू लेंथ निकालना है। दूसरे में आपको बोला गया है कि चेन जो है वो 30 मीटर की है इन इनिशियल पार्ट, इन इनिशियल स्टेज या फिर बिगिनिंग ऐसा लिख लो, एंड 30.2 मीटर एट लास्ट, यानी शुरू में वो 30 मीटर की थी, बाद में वो 30.2 मीटर की मिल रही है लास्ट स्टेज में, यानी बाद वाली स्टेज में वो आपका यानी वर्किंग के टाइम पर वो इतना मीटर का मिल रहा है। तो कंडीशन आई क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि आपको एक चीज तो पता है, सॉल्यूशन की मैं बात करना चाहूं तो आपको एक चीज तो पता है कि दैट लेंथ इज टोटली द रॉन्ग लेंथ। व्हाई? क्योंकि आपको बोला गया है ट्रू लेंथ आपको निकालनी है, तो वो रॉन्ग है। तो मैंने कहा कि रॉन्ग लेंथ आप लोगों का कितना आ रहा है, रॉन्ग लेंथ मेजर कितना किया गया है, 280 मीटर। रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कितना आ रहा है आप लोगों का, आपने लिखा ओ दैट इज द ग्रेट मानसी रोहिल्ला की, आपने आंसर तक निकाला, बहुत बढ़िया। आपने लिखा 30.12 मीटर। ट्रू लेंथ कितना आ रहा है चेन का, ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना आ रहा है, 30 मीटर। तो आपको एक चीज तो पता है कि ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 30.12 अपॉन में 30 इनटू में 280। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 281.12 मीटर। गॉट इट ना, बेसिक सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी समझ कर चलते हैं। दूसरे पार्ट में बोला गया है शुरू में चेन 30 मीटर का था, बाद में 30.2 का था। इस तरह का क्वेश्चन आईएएस में आया था आज से 8-9 साल पहले, तो वो भी कंसेप्ट समझना। जब दो तरह की चेन आपको दे रखी होती है, मतलब दो चेन लेंथ दे रखी होती है, 2 काम हो 3 काम, तो आपको करना क्या होता है, whenever you are having a 2 chain length or 3 chain length, just calculate average of that। तो आपको क्या करना है कि अभी ट्रू लेंथ की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से, तो आपको करना है एवरेज लेंथ ऑफ द चेन। अभी यहाँ से आप लोग एवरेज लेंथ ऑफ द चेन को कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट इज इक्वल टू 30 प्लस में 30.2 अपॉन 2, आई विल गेट इट एज 30.1 मीटर। आई नो दैट दिस एवरेज लेंथ इज द रॉन्ग लेंथ। ये एवरेज लेंथ आप लोगों की रॉन्ग लेंथ है। हाँ, अब आपको पता है कि ट्रू लेंथ आपको कैसे निकालनी है, 30.1 अपॉन 30 इंटू 280। And I will be going to solve it. I will get it as 280.93 मीटर। समझ में आ गया? ये था कंसेप्ट। आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है। एक बार जल्दी थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की तरफ एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। सर सोम का टीचर बता दो। यार देखो यार, टीचर के लिए मत पूछा करो, अरे टीचर अच्छा होता है, टीचर कभी गंदा नहीं होता। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ यहाँ से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसको भी क्लियर करना है यहाँ से। अ प्लेन रिप्रेजेंट्स, एक प्लान है जो कि रिप्रेजेंट्स करता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 61965 मीटर स्क्वायर। A plan is having the area of 61965 meter square and is measures by, लिखा हुआ है measures by 8.5 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा है यहाँ पर
कि आपको बोला गया है यहाँ पर एक प्लान एरिया है जो कि इतना है और उसका जो साइज दे रखा है वो 8.5 बाई 10 है। ये ऐसे बाई मत लिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा इसका जो साइज है वो आप लोगों का टोटल 8.5 बाई 10 का है। आपको बोला गया है स्केल ऑफ द मैप क्या होता है। सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन ए में लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ऑप्शन बी में आप लोगों को लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 मीटर। ऑप्शन सी में आप लोगों को लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। ऑप्शन डी में आप लोगों को लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय द वे क्वेश्चन करते हैं। पता है प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एरिया इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया। अभी फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू प्लान एरिया इनटू में स्केल का होल स्क्वायर। सर एरिया है ना, तो हमको होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा। मैंने बोला एक्चुअल एरिया कितना है? एक्चुअल एरिया आपका 8.5 बाई 10 का। क्यों? फील्ड गिवन है। मैंने कहा ये है। प्लान एरिया कितना था? वो भी गिवन था आप लोगों को 61965 का। और स्केल कितना था? स्केल आप लोगों का यहाँ पर निकालना है, स्केल का स्क्वायर। And I will solve it. I will get it as scale is equals to 85 upon 61965 का root यानी 1 upon 27. Now I can get it as ना 1 centimeter is equal to 27 meter. हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएंगे थम्स अप करके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वो भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, श्रंक स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का गिवन है, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज। द प्लान एरिया ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू द स्केल ऑफ प्लान एरिया प्लॉटेड टू द स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर respectively. It measures, this scale measures presently, it measures presently area of 80.5 centimeter square. It is believed that, question को please सुनिएगा, a plan area of old survey plotted to the scale of 10 meter to 1 centimeter measures area 80.5 centimeter squares. It is believed that original line of 10 centimeter now shrunks and measure 9.2 सेंटीमीटर। यानी जो आप लोगों की टोटल 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, वो आप लोगों की अभी 9.2 सेंटीमीटर की लाइन मेजर कर रही है, वो श्रंक हो चुकी है। आपको बोला गया है यहाँ पर कि that measurement is done by 20 meter chain and 8 centimeter short. That is done by 20 meter chain and that chain is shortened by 8 centimeter. That is shortened by 8 centimeter. तो आपको बोला गया है एरिया ऑफ द सर्वे क्या होगा? ट्रू एरिया ऑफ सर्वे कितना होगा? क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे, थोड़ा लंबा और अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुनो। नहीं, सेंटीमीटर ही होगा, ऊपर भी सेंटीमीटर ही कर दिया मैंने दिवेश। आपको बोला गया है कि दैट स्केल व्हिच वी आर यूजिंग इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर and the plan area is having the area of 80.5 centimeter. That is the measuring area. Now it has been found that the original line of 10 centimeter now shrinks and measures 9.2 centimeter. So you can see that what is the true area if it is measuring with the help of 20 meter chain and that chain is also shortened by the 8 centimeter. Now you need to find the total area. Can you do it? Just try it by yourself. You will get the concept. Don't worry about that. But I want you should try by yourself. That is good for you. तो प्लीज सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हो जाएगा। सबसे पहले तो श्रंक का केस लगाना है। श्रंक का केस लगाने के बाद फिर आपको रॉन्ग लेंथ रॉन्ग मेजरमेंट वाला केस लगाना है। दोनों केस लगाकर सॉल्व करेंगे।
95.10 एक का आंसर आया, बहुत छोटा सा है, सोच कर बोलिए। सॉल्व करेंगे यार आप लोग जल्दी से इसको ना, फिर मैं भी करवा दूंगा, हो जाएगा। क्यों लैंग्वेज नॉट क्लियर? अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। चलो क्वेश्चन दोबारा सुनो। क्वेश्चन में आपको बोला गया है द प्लान एरिया ऑफ द सर्वे प्लॉटेड टू द स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर presently measures 80.5 centimeter square. It is believed that plan has shrunk so that original 10 centimeter line now measures 9.2 centimeter and the plan states that chain used was 20 meter and was 8 centimeter too short. That is the true area of the survey. क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी भी शायद क्लियर ना हो, बट सॉल्यूशन करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक चीज तो पता है कि जो भी आपका मेजर एरिया जा रहा है, मेजर्ड एरिया कितना गिवन है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर? मेजर्ड एरिया आपको गिवन है 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक चीज तो पता है, दैट इज द रॉन्ग एरिया। ऑब्वियसली दैट इज द रॉन्ग एरिया। व्हाई? बिकॉज आप जिस भी प्लान में इसको ले रहे हो वो श्रंक्ड प्लान है, श्रंक्ड प्लान है, श्रंक्ड मेजरमेंट है। तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि ओरिजिनल एरिया कितना होगा? ओरिजिनल एरिया कितना होगा यहाँ से? मैंने कहा जो भी आपका ये मेजर्ड एरिया आ रहा है, जो भी मेजर्ड एरिया आ रहा है, अपॉन में श्रंक फैक्टर कर दूं, अपॉन में श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर कर दूं। एरिया बोला मैंने ना, फॉर्मूला बोला थोड़ी देर पहले, मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को। मेजर्ड एरिया आ रहा है 80.5 का, श्रंक फैक्टर क्या होगा? 9.5 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। When I will be going to solve it, I will get it as 95.11 centimeter square. What is this? What is this? This is the plan area. This is original plan area. लेकिन आपको plan area नहीं निकालना, आप लोगों को फील्ड का एरिया चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा, मैंने फॉर्मूला निकाल के श्रंक वाला फॉर्मूला लगा दिया और ओरिजिनल प्लान एरिया यहां से निकाल दिया। तो मैंने कहा ओरिजिनल प्लान एरिया का जो स्केल चल रहा था वो था 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपको पता है बराबर बात। तो मैंने कहा कि जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ द प्लान जो मेरे पास आ रहा है 95.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं अगर ग्राउंड की एरिया में निकालना चाहूँ, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्वे, एरिया ऑफ द फील्ड या एरिया ऑफ द सर्वे करना चाहूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 91.11 इनटू इस स्केल को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूं, 10:1 का स्केल था, टोटल आ जाएगा 9511 मीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है तो थम्स अप करो, हम आगे चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एक चीज और समझना, आपके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने एरिया ऑफ द सर्वे निकाल दिया। क्या ये एरिया ऑफ द सर्वे ट्रू है? क्वेश्चन यहीं पर बनता है, क्या ये एरिया ऑफ द सर्वे ट्रू है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी चेन से मेजर हो रहा था 20 मीटर की चेन से, वो चेन खुद भी गलत थी, वो चेन तुमको गलत लग रही थी उसी टाइम पर, तो तुम्हें पता लग चुका है यहां से दैट एरिया ऑफ द सर्वे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एरिया। So what you need to do, मेरे प्यारे बंधुओं, what you need to do, sir, I am just putting the direct formula here and you will get the answer now. क्या
अरे ट्रू एरिया होगा भाई साहब 20 में से 0.08 माइनस कर दो रॉन्ग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो इंटू 9511 आ जाएगा। अभी किसको समझ नहीं आया जरा बताइए। 9435.06 मीटर स्क्वायर आंसर है इसका। जिसको नहीं आया बताना, जिसको आ गया वो भी बता दो। यस या नो करके सारे लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। यस या नो करके सारे लिखेंगे, आगे चलते हैं। आ गया? क्लियर है? कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन बेहतरीन था, अच्छा क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ना करवाऊं, क्योंकि 5-10 मिनट रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में ही कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ना करवाऊं वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन करवा दो छोटा सा अगर कहो तो। सर क्विक रिवीजन, ठीक है क्विक रिवीजन करते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मेरी बात आई थी, हम लोगों ने सर्वेइंग के बारे में पढ़ा था। सर्वेइंग क्यों करते हैं, क्या मतलब होता है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये सारा सिलेबस। आज हम लोगों ने क्या करा, आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करा है। लीनियर मेजरमेंट हम कल पढ़ेंगे, चेन सर्वे भी कल ही पढ़ लेंगे पूरा। बात आती है यहां से, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या था सर? होल टू पार्ट और लोकेशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, लोकेशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बात आती है यहां पर इन दोनों में से पहला और दूसरा कौन था, दैट इज इंपॉर्टेंट। होल टू पार्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल। जनरली 4 प्रिंसिपल पे काम करता है, बट 2 लिखवाए हैं जान के, क्योंकि जेई का काम है। हम सेकंड वाले का लोकेशन ऑफ द पॉइंट 4 तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सर, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, प्लीज 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 और फरमाइएगा, जरूरी है। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ट्रावर्स सर्वे और एक ऑफसेट मेथड। दैट 4 मेथड्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट एनी ऑफसेट, ठीक है। बात आती है ऑफसेट 4 तरीके के होते हैं, lateral offset, oblique offset, short offset और long offset. That are the conditions. Please remember that, and that is measure. Please learn it. Got it? कि that is the maximum length belongs to 30 to 45 and generally we require 30 meter. ठीक है? Measurement हम कितनी horizontal distance, vertical distance, ये सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, अलग से बैठ के याद मत करना, ठीक है। स्केल के बारे में हमने पढ़ा, स्केल क्या होता है सब समझ गए थे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमने पढ़ी, और ये लास्ट में एक छोटा सा नोट लिखा था हमने कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। और सर्वे की बेस्ट बुक संजय कुमार, अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, मेरे शब्द पर गौर फरमाना, अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो किसी किताब की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लेना। मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किताब से कभी तैयारी नहीं होती। आरएसएम, डबल एसबी, जेई की तैयारी, कोई किताब की जरूरत नहीं है आपको, अभी कोई किताब की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जेई के लिए दुनिया में कोई किताब लिखी नहीं गई है, ठीक है। किताब जब पढ़ी जाती है जब आप कॉलेज में होते हैं, अभी आप कॉलेज से बाहर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम टीचर पढ़ा रहे हैं ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख के ले लो, ठीक है। आगे की तरफ बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैप और प्लान ये सब बेकार की बातें। स्केल में जो हमको जरूरी समझना था वो हमें समझना था वर्नियर स्केल। 4 तरह के होते हैं वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर, मेन पॉइंट्स, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। आवाज गूंजती है यार, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। चल वैसे गूंजना नहीं है, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि आवाज गूंज रही है अभी। और ये चीज क्लियर है आपको दोस्तों, ये थोड़ा सा फिगर की हेल्प से समझाया था और कुछ नहीं है। रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करी थी, डबल वर्नियर की बात करी, एक्सटेंडेड की बात करी। ये जरूरी था, डबल वर्नियर के लिए कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला था, तो जरा गौर फरमाइएगा इस चीज पर, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ यहाँ से कि एक्सटेंडेड वर्नियर आप लोगों का ये आया, दैट इज मेन कंडीशन इज दिस, प्लीज लर्न दिस कंडीशन। उसके बाद मेरी बात आती है, ये जो नोट लिखवाया था इस पे गौर फरमाना है कि डबल वर्नियर का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड, जनरली 20 सेकेंड का लीस्ट काउंट रखा जाता है। यार नेटवर्क मेरा सही है,
नेटवर्क मेरा एकदम सही है संजय कुमार, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में। फिलहाल आपका नेटवर्क गलत आ रहा होगा, मेरा एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो श्रंक स्केल के बारे में हमने पढ़ा, मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट इज द मेजर टॉपिक, क्योंकि पहले नहीं पूछा जाता था, बट आजकल थोड़ा सा लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है। श्रंक स्केल मेजर है, थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ फैक्टर की, तो फैक्टर ने कैसे कैसे निकाला वो थोड़ा उसके बारे में समझाया। कुछ फॉर्मूले थे, करेक्ट लेंथ किस तरह से निकालते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने, और ये मैंने कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी, उम्मीद समझ आया होगा। सिमिलरली हम लोगों ने ये एरिया के बारे में पढ़ा था, करेक्ट एरिया इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया अपॉन एसएफ का स्क्वायर, और करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट चेन कैसे कैसे निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। प्लीज इन फॉर्मूलों को याद रखना, काम की चीज है। बाकी हम लोगों ने क्वेश्चन तो मेरे मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्लस का कंटेंट सर्वेइंग इंजीनियरिंग का लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, और आप लोगों ने नोट्स भी साथ के साथ बनाए होंगे। जिस भी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए, मेरी एडवाइस रहेगी भैया नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी में से आएगा। तो रोजाना 2 बजे आप लोगों का इसी तरह का लेक्चर होगा। बनिएगा, सीखिएगा, पढ़िएगा मुझसे। मैं निखिल गोयल आप सभी को दिन में 2 बजे पढ़ाने के लिए बेशक उपस्थित रहूंगा। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, प्लस आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे देश को हीरा प्रोवाइड करना। तो मेरी हीरा तराशने में मदद करो, और जिस दिन हीरा मिल गया समझ लेना हमारे देश की तरक्की शुरू हो गई है। वैसे अभी भी देश कोई कम नहीं है, लेकिन जब भारतीय जवान हमारे जैसे देश में उपस्थित हैं, तो क्यों ना तरक्की और बढ़ाई जाए। तो उसी तरक्की में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ दिन में 2 बजे बनिएगा प्यारे दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग इंजीनियरिंग के साथ शुरुआत करिए, इसी तरीके से सब कुछ पढ़ाता चले जाऊंगा। याद रखना है, आपको अगर पेड कोर्स में आना है तो ये मेरा कोड है एनजी लाइव। क्या कोड है? एनजी लाइव। इस कोड के थ्रू आप मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, हर लेक्चर के नोट्स, क्वेश्चंस, everything whatever is needed for your exam preparation as well as for clearing the exam. We are there to help you always. Got it? So thank you for continuously watching me. जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे ही अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, और अपने देश का भला करने के लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाते रहो। इंशाल्लाह हमारे माँ बाप की दुआओं से और हमारे रब की दुआओं से, हमारी मेहनत से हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपने देश का भला करेंगे। जय हिंद।